नमस्ते, मैं वैद्य योगेश पांडे आप सभी का भस्म सीरीज के इस सत्र में स्वागत करता हूँ। आज का सत्र शुरू करने से पहले हम धन्वंतरि स्तवन करेंगे। ओम शंखं चक्रं जलौकां तदतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलम्। आज का जो सत्र है वो सेकंड पार्ट होने जा रहा है भस्म यूसेज ऑफ भस्म कल्पना इन डेली ओपीडी प्रैक्टिस पर। हमने पिछले सत्र में इंडिविजुअल भस्म का शॉर्ट में एक्शन और उसका हम डेली ओपीडी में कैसे उपयोग कर सकते हैं ये पार्थ सर के लेक्चर में देखा था। उसका ही आज सेकंड पार्ट होने जा रहा है जिसमें हम स्रोतस वाइज ये डिफरेंशिएशन करेंगे और किस किस स्रोतस वाइज हम लोग कौन से भस्म का प्रेफरेंस दे सकते हैं या कौन से यूज करना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए मैं पार्थ सर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वैद्य पार्थ सर ने अपना बीएमएस गोवा के गोमंतक कॉलेज से पूरा किया हुआ है। उसके बाद एमडी रसशास्त्र पुणे के सुमतिबाई शाह से पूर्ण किया हुआ है। उसके बाद सर ने उसके साथ ही सर ने बीए संस्कृत की डिग्री भी प्राप्त की है। फिलहाल सर रसहृदय फार्मेसी के फाउंडर पार्टनर हैं और योगक्षेम आयुर्वेदिक क्लिनिक के माध्यम से पुणे और कोल्हापुर में रूप में सेवा कर रहे हैं। अगर सर के फार्मास्यूटिकल हिस्ट्री के बारे में जाने तो सर बहुत जानी-मानी फार्मेसी में प्रोडक्शन एडवाइजर के रोल में काम कर चुके हैं। इसी के साथ अनेक रस के वर्कशॉप सर ने पुणे, गुजरात, नासिक, गोवा इत्यादि शहरों में आयोजित किया हुआ है। उसी के साथ अ, सर को कुछ साल पहले आयोजित हुए आयुर्वेद कुंभ में यूथ वैद्य आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रसशास्त्र की बात करें तो सर ने औषधीकरण अपने यूजी के कार्यकाल से ही शुरू कर दिया था और अभी भी निरंतर ग्रंथोक्त औषधि निर्माण करते आ रहे हैं। रस ग्रंथों का सटीक अभ्यास ये सर की विशेषता है। इसके पहले भी रस हृदय की माध्यम से हमने पार्थ सर के लेक्चर्स आयोजित किए हुए हैं। तो वो उन सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको रस हृदय के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएँगे। और समय ना लेते हुए हम आज के सत्र की ओर बढ़ेंगे। मैं पार्थ सर को आमंत्रित करता हूँ कि आज का जो पार्ट 2 है डेली यूसेज ऑफ भस्म कल्पना इन योर ओपीडी प्रैक्टिस उस पे आज का व्याख्यान शुरू करें। नमस्ते। मेरी आवाज और स्लाइड्स है विजिबल और ऑडिबल? यस सर। ओके। तो आज का जो सत्र है जैसे वैद्य योगेश ने बताया ये सेकंड पार्ट है। जो लेक्चर हम लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके थे, डेली यूजेस ऑफ भस्म कल्पना इन डेली ओपीडी प्रैक्टिस, सॉरी भस्म कल्पना इन डेली ओपीडी प्रैक्टिस। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंडिविजुअल भस्म कैसे कैसे काम करते हैं। इंडिविजुअल भस्म जब हमें प्रैक्टिस में यूज करने हैं तो उनके बारे में किस तरह से सोचना चाहिए और उनके बारे में वृद्ध वैद्याधार क्या है, क्योंकि द्रव्य का जो रसपंचकादि है
वो तो वनस्पति द्रव्य और रसद्रव्य इन दोनों के बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता ही है। लेकिन सिर्फ रसपंचक से पूरा द्रव्य पहचान पाएंगे, हम उसके प्रभाव जान पाएंगे, ऐसी बात होती नहीं। तो इसलिए हमने वृद्ध वैद्य के जो ग्रंथ होते हैं जिनमें उन्होंने क्लिनिकल एप्लीकेशंस इन भस्म के लिखे हुए हैं, उनका आधार लेते हुए इसका पूरा विवेचन देखा था। क्योंकि वृद्ध वैद्य परंपरा का जो लिटरेचर होता है उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद वैद्य होते हैं। वृद्ध वैद्य कहते हैं क्योंकि बहुत अनुभवी वैद्य होते हैं, और उनका जो कुछ पूरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, चिकित्सकीय जो कुछ पूरा अनुभव है, उसके आधार पे बहुत सारों के प्रैक्टिस के बाद उन्होंने वो बातें लिखी होती है। तो इसलिए उसका आधार लेते हुए हम एक एक भस्म देखते चले थे। और आज जो हम देखने जाएंगे ये थोड़ा सा उन सभी कंसेप्ट्स को, यानी इंडिविजुअल भस्म के बारे में जब हम सुन रहे थे या पढ़ने जाएंगे, तो इन सब के बीच वो इंडिविजुअल भस्म काम जो करते हैं वो समझने के लिए एक थियोरेटिकल थीम लाइन हम लेके चलेंगे। और एज आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो आयुर्वेदिक निदान पद्धति पे आधारित चिकित्सा पद्धति होगी। तो इसलिए हम उसे आयुर्वेद के थॉट प्रोसेस से, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आसान समझने के लिए एक थॉट प्रोसेस है जो है स्रोतस का ज्ञान। तो स्रोतस के थीम के आधार पर हम इन द्रव्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इसका कारण यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई वृद्ध वैद्य ग्रंथ जो क्लिनिकल यूजेस के बारे में प्रसिद्ध होते हैं वो उठा के पढ़ने लगेंगे, तो बहुत लोगों की एक ये क्या कह सकते हैं कंप्लेंट होती है कि वो पढ़ते जाने के बाद सभी भस्म सभी व्याधियों में काम करते हैं ऐसे लगने लगता है। और वैसे देखा जाए तो ये गलत भी नहीं होता, क्योंकि सभी के सभी भस्म सभी के सभी व्याधियों में काम कर भी सकते हैं। लेकिन उनका जो सिलेक्शन होगा, वो यूज करने की जो गाइडलाइंस होगी, उसके पीछे जो व्याधि की अवस्था है वो अलग अलग होगी, या व्याधि में आने वाले अवस्थाओं का व्यवच्छेदक निदान जो होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए हर एक भस्म हर एक व्याधि में काम कर ही पाएगा, लेकिन कौन सी अवस्था में काम करता है ये उस लिटरेचर से ढूंढने की जरूरत होती है, और वो परफेक्टली दिया होता है एक्चुअली। लेकिन एक ही भस्म लेके पढ़ने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए यही सेम कंसेप्ट हम थोड़ा सा क्या कहेंगे एक थीम लेके उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो है स्रोतस विज्ञानीय की। तो आगे जाने से पहले जस्ट अ क्विक रिवीजन, क्योंकि हमने लास्ट टाइम सभी के सभी भस्म इन डिटेल भी देखे हैं, और उसके बाद हमने उन्हीं भस्मों का, ये जो आपके सामने स्लाइड है, एक क्विक रिव्यू लिया था। और ये क्विक रिव्यू टिपिकल ग्रंथोक्त उसके बारे में ही बताया हुआ है, ऐसे नहीं कुछ चीजें ग्रंथोक्त बताई हुई है, कुछ चीजें मैं मेरे प्रैक्टिस में जितना याद रख पाता हूँ या हमें शैडो डेली ओपीडी प्रैक्टिस के लेवल पे जो सोचता हूँ वो है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे जनरली व्याधि के नाम नहीं है, यानी ताम्रभस्म यानी यकृत व्याधि ऐसे इधर टिपिकली नहीं है। हाँ, यकृत ये पॉइंट आ जाएगा ताम्र के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो व्याधि कोई भी हो, स्रोतस कोई भी हो, अवस्था पहचानने के लिए मदद में आएगी। जैसे पारत पंचभूत सार है, योगवाही है, परम है, तो इससे सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है वो योगवाही है, तो किसी भी अन्य द्रव्य के साथ दे दोगे उसकी ताकत बढ़ाएगा, खुद के भी गुण दिखाएगा। तो व्याधि से परे है ये, व्याधि कोई भी होने दो। वैसे ही सुवर्ण, सुवर्ण त्रिदोष हर है, विष हर है, रसायन है, असाध्य व्याधि हर है। तो व्याधि कोई भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ श्वास में, सिर्फ राज्यक्षमय में, या सिर्फ कैंसर में, ऐसे कुछ भी नहीं है। कोई भी व्याधि होने दो, त्रिदोष हरत्व आपको एक्सपेक्टेड है। विषहर है तो हेतु विषात्मक है, गर्भ विषात्मक है, रसायन की अपेक्षा है, और असाध्य व्याधि लग रही है, तो उधर सुवर्ण काम करेगा।
ऐसे ही रौप्य जीर्ण व्याधि से, अगर वात व्याधि उत्पन्न हुई, कोई भी अन्य जीर्ण व्याधि है या फिर खुद वात व्याधि ही बहुत जीर्ण हो चुकी है, तो उसे हरण करने में परम है और मज्जागत दोषों पे बहुत अच्छा कार्य करती है। वैसे ही कुछ हद तक कह सकते हैं मानस दृष्टि पे भी कार्य करती है। ताम्र, ताम्र भस्म ये परम लेखन बताया हुआ है और रुद्र विशोधन है, ऊर्ध्व अध परिशोधन भी है, तो शोधन का कार्य रहने वाला भस्म और जो परम लेखन भी है। लोह, लोह ये रंजन करने में, शरीर की रंजन, शरीर का जो है जो प्राकृत वर्ण है, मेनली रक्त का वर्ण, उसे अच्छा बनाने में मददगार होता है। तिक्त रसात्मक द्रव्य है तो तिक्त रस के सभी कर्म दिखाएगा। पांडु में और शोथ युक्त अवस्थाओं में बहुत अच्छा काम में आता है। वंग, न भवेत स्वप्ने भी शुक्रक्ष है, ऐसे वंग के बारे में ग्रंथोक्त एक क्या कह सकते हैं फल बताया हुआ है, फलश्रुति उसकी बताई हुई है। तो ये जो है कि स्वप्न में भी शुक्रक्षय होने नहीं देता है, यानी शुक्रक्षय रोकता है, शुक्र का स्तंभन करता है और वृद्धि भी करता है, लेकिन अल्पवातकोपकर है, ये याद रखना होता है। नाग, नागस्तु नाग शततुल्य बलम ददाती, सो हत्ती जितना, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन बहुत अच्छा बल्य है। स्निग्ध बताया हुआ है और इसी की वजह से धातु स्नेह परंपरा, यानी रस से लेके शुक्र तक सभी धातु अच्छा बनाने की ताकत एक्चुअली नाग में है। तो आज के दुनिया में नाग बहुत टॉक्सिक, हेवी मेटल में आता है, एक्चुअली नाग अच्छा बना नहीं तो इशू भी देखने को मिलता है, लेकिन अच्छा बना हुआ नाग भस्म ये सर्व धातुओं के लिए रसायन और उसकी धातु स्नेह परंपरा ठीक कर सकता है, ऐसे एक द्रव्य है और बहुत अच्छा शुक्र स्तंभक द्रव्य है। जसद जो है ये श्लेष्मल कला गामी है, तो श्लेष्मल कला जो जिधर भी शरीर में है, संधियों में है, बाकी अन्य जगह पे है, और मेनली वैसे देखा जाए तो ये एक ट्रांसलेशन भी है एपिथेलियल लाइनिंग के बारे में, वृद्ध वैद्यों के बुक्स में किया हुआ। तो ओवरऑल बॉडी में जिधर जिधर एपिथेलियल लाइनिंग है, जिधर चाहे वो जीआई ट्रैक में हो, चाहे वो आर्टरीज वेन्स में हो, हर जगह की एपिथेलियल लाइनिंग पे काम करेगा, नासा की जो अंदर की है उस पे भी। अभ्रक बहुत अच्छा बल्य, सूक्ष्म भावों का पुनरुत्पादन कर सकता है। तरल तरह तरह परमाणु ऐसे पढ़ा हुआ था हमने, तो बहुत सूक्ष्म भावों का फिर से पुनरुत्पादन कर सकता है, ऐसा एक द्रव्य है। इसलिए रसायन है, क्षेत्रीकरण करने वाला, यानी शरीर फिर से दृढ़ करने वाला, नया बनाने वाला, सभी धातुओं का सार बनाने वाला है। वैक्रांत वज्र सदृश है, रसायन अग्र बताया हुआ है। तो वज्र यानी हीरक के सभी गुण वाला, लेकिन अल्प क्या कहेंगे, कम से कम खर्चे में जो यूज हो सकता है, और बहुत अच्छा रसायन अग्र बताया हुआ है, शुक्र वृद्धि कर भी है। माक्षिक रक्तगामी है, संधान कर है, ओजस कर है। शिलाजतु लेखन है, भेदन है, फिर भी रसायन है। बाकी मेद, मूत्र व स्रोतस, इन पे बहुत अच्छा कार्य करने वाला। सस्यक जो है वो विषयुक्त अमृत, ऐसे उसका वर्णन किया हुआ है, तो बहुत अल्प समय में काम कर पाएगा, ऐसे एक अच्छा द्रव्य। ऊर्ध्व अध परिशोधन, उसे भी बताया हुआ है। रसक जो है वो क्लेदग्न है, भेदन है, फिर भी रसायन है, तो क्लेद का शोषण करेगा, भेदन भी करेगा, लेकिन रसायन है। चक्षुष्य भी है, मेनली रसगत दोषों पे बहुत अच्छा कार्यकारी होता है। गंधक देवी का बीज बताया हुआ है, इसलिए उष्ण भी है, पाचन है, धातु मारी है, तो बाकी धातुओं को मारने वाला है, तो कभी हर बार इस्तेमाल करते वक्त धातुओं के कुछ गुणों को कम भी कर सकता है, लेकिन अच्छा पाचन और अग्निदीपन करने का काम करेगा। शरीर में किधर भी जो इन्फेक्शन है आज के जमाने में जैसे सोचा जाता है, उन पे अच्छा काम करेगा। गैरिक कषाय शीत है, इसलिए रक्त पित्त पे काम करेगा, क्योंकि स्तंभक है, रक्त प्रसादन है, और दग्ध में बाह्य लेप में बहुत अच्छा द्रव्य है। कासिस साम रक्त का पाचन करता है, तो रक्तगामी है, लेकिन सामत्व जिधर है उधर अच्छा काम करता है। और दोष बहुल अगर रक्त है, श्वित्र जैसे उन अवस्थाओं में, और केश का रंजन करने का काम करता है। मनशिला जो है वो विषग्न है, खुद विष होके भी,
लेकिन सर है और रसायन वो भी अग्र बताई हुई है, तो ये एक मननशील विषय होके भी याद रखने की चीज है। सोमल जो है वो वातहर बहुत श्रेष्ठ है, स्निग्ध है और तीक्ष्ण भी है। हरताल जो है इसी मल्ल वर्ग के ये तीनों द्रव्य, तो हरताल जो है वो वात रक्त भव जो रोग होते हैं उनपे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन पुष्प रुत है, स्त्रियों का जो पुष्प है उसे हरण करने वाला है, तो जिधर हमें जानबूझ के उधर कुछ लेखन करना है, भेदन करना है, तब उपयोगी है। और भूतनुत है, भूत व्याधियों में बहुत अच्छा कार्यकारी है। शंख क्षीत क्षार है और ग्रहणी पे ज्यादा कार्यकारी। कपर्द शीत है, नेत्र है, नेत्र पे कार्यकारी है, ग्रहणी पे भी है। और क्षय का हर करने वाला है, यानी क्षयज अवस्थाओं में भी देके चलता है, जिधर की शंख जो होता है वो जनरली सामता वाली अवस्थाओं में दिया जाता है। शौक्तिक जो है वो भेदन है, श्वास में, हृदय रोग में, स्नायुगत रोगों में बहुत अच्छा कार्यकारी है। मौक्तिक बहुत अच्छा शीतल द्रव्य है, मनोवह स्रोतस पे बहुत अच्छा कार्यकारी है, इसलिए सत्व को बहुत अच्छे से रुग्ण के बढ़ाता है, इसलिए रुग्ण में एक बल आ जाता है कि मैं व्याधि से फाइट कर सकता हूँ। ये जो सत्व होता है अच्छा, वो अच्छा बढ़ाता है। प्रवाह जो है वो रक्त पित्तहर है, शुक्र बल और वीर्य इन स्तंभ का स्तंभ करने वाला है, यानी इनमें विकृति आने नहीं देता। जैसे अ, अच्छी मात्रा में शुक्र को स्तंभन करके रखना, बल का अच्छा स्तंभन करके बल्य तौर पे काम होना, और वय का स्तंभन करके जरा जल्दी आने न देना, ये सभी कार्य करता है। अभी इनका हमने ये भी इन शॉर्ट देखा था कि पारद और धातु संयोग, ये बहुत बार मैं मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो बहुत क्विक रिवाइज करते हैं कि पारद और दो धातु तो संयोग का फल है, लेकिन अकेले अकेले धातु के लिए भी ठीक से समझ सकते हैं। जैसे सुवर्ण त्रिदोष हर, और मेनली त्रिदोष जो रुजा में, रौप्य पित्तज व्याधियों पे या पित्तज रुजा में, ताम्र ये कफा वातज अवस्थाओं में, शूल में लोह मेनली परिणाम शूल, नाग जो है वो अम्ल पित्तज व्याधियों में या असरगद यानी रक्तज व्याधियों में, वंग जो है त्रपु वो मेह में, और वज्र से मृति, यानी इधर समझ सकते कि जिधर मृत्यु आने वाला है ऐसी व्याधियों में वज्र कार्य कर सकता है। और चंचल गुण को बांध के रखने वाला अभ्रक, यानी बहुत अच्छा शरीर को स्थैर्य देने वाला। और इसमें हमने ये देखा था कि द्विविध उपक्रम सोच सकते हैं क्या भस्म के बारे में, तो इन शॉर्ट सोच सकते हैं, लेकिन हमेशा बहुत स्टिक होके नहीं रह सकते। यानी संतर्पण करने वाले सोचने जाएंगे तो वैसे तो सुवर्ण है, अभ्रक है, माक्षिक है, वंग है, जसद है, या लेखन पाचन करने वाले यानी कुछ हद से अपतर्पण करने वाले रौप्य है, काशीस है, लोह है, ताम्र है, हरताल है। लेकिन उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, क्योंकि कैसे मारण किया हुआ है उन द्रव्यों का, किस संयोग के साथ आप दे रहे हो, इस हिसाब से वही सेम भस्म संतर्पण करने वाली अपतर्पण भी कर सकती है, अपतर्पण करने वाली संतर्पण भी कर सकती है। ये पूरा संयोग पे डिपेंड है उसके, और उसकी मारण की क्या विधि थी। तो मारण की विधि तो बहुत बार बहुत से वैद्यों के हाथ में नहीं रहती, अगर खुद औषधिकरण नहीं करते। औषधिकरण करते भी है तो इतने बहुत अलग अलग मारण हमेशा करके रख ही सकते हैं, ऐसे नहीं, सामान्य मारण उपलब्ध होता है कोई ना कोई, तो उसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए वो मारण जो है वो संतर्पण करने वाला हो सकता है या अपतर्पण करने वाला। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर अपने पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में पढ़ा है, दातर शास्त्री जी ने जिसके बारे में बहुत संशोधन किया और प्रचार किया, तो उसमें अभ्रक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि अभ्रक दो तरह से बनाया जाता है। एक तो होता है सिंपल वनस्पति मारित, और दूसरा होता है टंकण मारित। तो टंकण मारित जो अभ्रक होता है, ये लक्ष्मी नारायण जैसे कल्पों में यूज किया जाता है। जो ज्वरग्न है, क्लेदहरत्व चाहिए, दीपन चाहिए, पाचन चाहिए, उन अवस्थाओं में टंकण से मारण किया हुआ अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिधर आपको रसायन चाहिए उसका शोधन भी गोदुग्ध में किया जाता है, वनस्पति भी, शतावरी वगैरह जैसे जो संतर्पण कारक ऐसे मारण द्रव्य बताए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके वैसे मारण किया जाएगा, जो बाकी रसायन के तौर पे जब अभ्रक हमें इस्तेमाल करना है तब यूजफुल होगा। तो ऐसे प्रिसाइजली प्रैक्टिस में यूज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ सामान्य कोई एक भस्म ही अवेलेबल है, तो उसे संयोग के साथ, अनुपान कर के साथ
अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके ही हम एक ही भस्म से दोनों तरह के कर्म भी अचीव कर सकते हैं। यानी संतर्पण चाहिए तो संतर्पण भी अचीव कर सकते हैं, अपतर्पण चाहिए तो अपतर्पण भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये भस्म की एक खासियत है कि वो उसमें गुणांतराधान आ चुका है, वो एकांतिक गुण दिखाने वाला नहीं है बचा हुआ। जैसे अकेला धातु दिखा सकता है या अयस्कृति दिखा सकती है, वैसे नहीं बचा हुआ होता। तो ये सब इन शॉर्ट रिवाइज करते हुए हम आज की जो थीम लाइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम एक एक स्रोतस या कई कई जगहों पे दो स्रोतस का एक साथ विवेचन देखने वाले हैं। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे शुरुआत में बताया कि वैसे तो एक ही भस्म इन सभी स्रोतसों में भी काम कर सकता है। कोई भी भस्म उठा के ले लो, चाहे कोई भी भस्म हो, हर एक स्रोतस में आने वाली व्याधियों पे कुछ ना कुछ हद तक कार्य करता ही है। किसी स्रोतस में शायद वो अग्रय कह सकते हैं हम, बहुत अच्छे से कार्य करता है, लेकिन अन्य स्रोतसों में किसी ना किसी स्रोतस में अल्प कार्य क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो कार्य करता ही होगा। क्योंकि शरीर भी वैसे एक स्रोतस के लिए एक द्रव्य सिर्फ काम करेगा ऐसे होता नहीं। शरीर में कोई भी द्रव्य जाएगा तो पूरे शरीर पे उसके परिणाम दिखने ही वाले हैं, लेकिन उसका खुद का उस द्रव्य का कुछ एक अधिकरण होता है कि वो शरीर में जाके किधर काम करेगा। जैसे अभ्रक कहते हैं तो वृद्ध वैद्य परंपरा तो एटलीस्ट देखने के बाद हमें फर्स्ट अगर कुछ ध्यान में आता है वो प्राणव स्रोतस होता है या फुफ्फुस होते हैं, हृदय होता है। तो इनसे हमें एक गाइडलाइन या हिंट मिलती है कि वो प्राणव स्रोतस पे ज्यादा कार्यकारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभ्रक भस्म संधि पे कार्य नहीं कर सकता। उल्टा अगर हम पढ़ने जाएंगे तो अभ्रक ये कफ की प्राकृत अवस्था रखने वाला, अकफ कहा हुआ है। कफ बड़ा था भी नहीं, कम भी नहीं करता, प्राकृत अवस्था में कफ को रखता है। इसलिए श्लेष्मधरा कला जो शरीर की पूरी है, एपिथेलियल लाइनिंग नहीं कहना चाहता मैं, जैसे जसत के बारे में कह रहे थे, लेकिन श्लेष्मधरा कला जो पूरी है शरीर की, उस पे पूरे के पूरे श्लेष्मधरा कला पे, सिर्फ प्राणव स्रोतस में बचा हुआ कफ नहीं, पूरी श्लेष्मधरा कला पे कार्य करके प्राकृत वस्तु बलम श्लेष्मा, यानी प्राकृत कफ जो है वो बल की तरह काम करता है, इसलिए अभ्रक बल्य है। तो इस तरह से पूरे शरीर के लिए बल्य होता है, क्षेत्रीकरण करता है, यानी पूरे शरीर के ही धातुओं को अच्छा करता है, सारत्व देता है। तो अभ्रक तो पूरे शरीर पे कार्य करता है, तो संधियों पे भी कार्य होता है अभ्रक का। लेकिन ज्यादा यूज वृद्ध वैद्य परंपरा में काश श्वास आदि में हुआ है, इसलिए हमें अरे सामने वो प्राण व स्रोतस इतना पॉपअप हो जाता है। कुछ कुछ द्रव्य सचमुच ग्रंथ ने भी ऐसे पॉपअप हमारे सामने हो जाएंगे, ऐसे अधिकरण दिए है। जैसे ताम्र कहेंगे तो यकृत प्लीहा सामने आ ही जाती है, क्योंकि ग्रंथों में बहुत बार ताम्र यकृत प्लीहा फलश्रुति में उसके आता ही है। लोह में भी यकृत बहुत बार उसके फलश्रुति में आता है, तो उस वजह से हमारे सामने इंस्टेंटली वो आ जाएगा वो, और वो सही भी है। उधर उन उन अधिकरणों के बारे में जब जब हमें कुछ व्याधि मिलती है, शरीर रचनात्मक कुछ विकृतियां मिलती है, तब इन द्रव्यों के बारे में स्पेसिफिकली सोचना पड़ता ही है। लेकिन वो सभी के सभी स्रोत में एक्चुअली कार्य कर सकते हैं, उसकी कुछ बेसिक्स हमें समझ लेनी चाहिए, जिसके हिसाब से हम हर एक स्रोतस में उसके बारे में सोच पाएंगे। और कुछ स्रोतस में कुछ कुछ भस्म ज्यादा सोचना जरूरी होगा, वो आज हम देखेंगे कि कौन से भस्म ज्यादा करके कौन से स्रोतस के बारे में इंपॉर्टेंट है और वो कर्म क्या दिखाते हैं। हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि एक तो स्रोतस डिसाइड करना पड़ता है भस्म का यूज करते वक्त, और सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है कि उन भस्मों के कर्म क्या है। तो उस स्रोतस में वो करेगा या अपतर्पण करेगा, लेखन करेगा, भेदन करेगा, पाचन करेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि सभी व्याधियों में ही काम कर रहा है। हमें एक बार वो भस्म समझ में आया तो आप ओपीडी प्रैक्टिस में कौन सी भी आपके सामने व्याधि आने दो, चाहे उस व्याधि का नामकरण आप कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन किसी भी भस्म की एग्जैक्ट अवस्था उधर दिख रही है तो आप वो भस्म यूज करोगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग अनुपान के साथ यूज करोगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्राणव स्रोतस बहुत इन शॉर्ट रखा है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं किया हुआ।
सामान्य तौर पे जो हमें प्राणव स्रोत कहते हैं हम, तब सामने हमारे जो आते हैं वो है श्वास, कास, हिक्का या प्रतिशाय, उरक्षत, ऐसे सब व्याधि जो मेनली श्वास से संबंधित है। एक्चुअली लिखा नहीं हुआ, लेकिन हृदरोग जैसे व्याधि, ये सब हमारे सामने आ जाते हैं। तो ग्रंथोक्त जो इन व्याधियों में आने वाले रसकल्प है, उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जब बात देखते हैं तो मेजर कल्प जो होते हैं वो यक्ष्मा के उपद्रव स्वरूप प्राणव दृष्टि जो होती है उसके लिए डिजाइन किए हुए हमें दिखाई देते हैं। ये एक थोड़ी सी रसशास्त्र के ग्रंथों की अलग बात है या खासियत है, ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रंथोक्त कल्प जो प्राणव स्रोतस पे कार्य करते हैं। प्राणव स्रोतस यानी ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा ग्रंथ में, लेकिन ग्रंथ में उसकी फलश्रुति मानो श्वास बताई हुई है, कास बताई हुई है, हिक्का बताई हुई है। तो उसी का अधिकरण या उसी फलश्रुति में आपको राजयक्ष्मा दिखाई देगा या शोष दिखाई देगा। तो मेनली राजयक्ष्मा की वजह से जो प्रतिशय होता है, कास होता है, श्वास आदि होते हैं, ये जो राजयक्ष्मा के विविध रूप लेके आने वाले प्राणव स्रोतस के व्याधि होते हैं, उनके लिए ग्रंथ में या रस ग्रंथों में मेजरली आपको दिखाई देगा कि रसकल्प दिए हुए हैं। और इसीलिए जब राजयक्ष्मा के अधिकरण में या राजयक्ष्मा के साथ फलश्रुति आती है, तब हिंट यही होगी कि ये मेनली संतर्पण करने वाले कल्प या रसायन कल्प है जो क्षय का निवारण कर सकते हैं। ये एक बात रसकल्प के बारे में याद रखने जैसी है। आर्ष ग्रंथों से हम जब देखेंगे कि प्राणव स्रोतस हम जब कहते हैं तो उसका मूल स्थान हृदय और महास्रोतस है। तो जनरली कल्प या द्रव्य कोई भी काम करने वाला होगा प्राणव स्रोतस पे, वो हृदय पे और महास्रोतस पे कार्यकारी होगा। और तीसरा एक विशिष्ट अवयव जो मूल स्वरूप वगैरह नहीं बताया हुआ, लेकिन फुफ्फुस जो आशय है, शारंधर कहते हैं उसे, कफ का आशय है वो, तो आशय के स्वरूप में फुफ्फुस, ये तीन अवयव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और पूरी श्वास नलिका ये उसके साथ आ जाएगी, या पूरा श्वास वह संस्थान जो है उसके हेतु स्वरूप जब हम देखते हैं तो क्षयात सबसे फर्स्ट जो हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे फर्स्ट अगर कुछ सोच आती है आयुर्वेदीय चिकित्सा में, तो प्राणव स्रोत के संबंधी में हेतु स्वरूप सबसे पहले आती है बात क्षय। तो ये हमेशा याद रखना होता है कि क्षयज संप्राप्ति है या नहीं, ये देखना पड़ता है जब प्राणव स्रोत की दृष्टि है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि श्वास या कास है यानी कफ का संचय है, और कफ का संचय के लिए कफहर औषधि देनी है। इतना ही सोच के अगर हम चिकित्सा देने लगेंगे, और इसलिए कफहर है तो कटु रसात्मक दे दो, तिक्त रसात्मक दे दे, ऐसा अगर हम करने लगेंगे तो उससे हमें अपेक्षित अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। और बहुत बार देखने को मिलता है, एक 2-3 दिन का सिर्फ काश श्वास वगैरह है तो ठीक है, कफहर हमने दवाइयां दे दी ओपीडी लेवल पे, उससे चिकित्सा हो जाएगी। लेकिन बहुत बार जो महीनों महीनों तक केसेस चलते रहते हैं, ऐसे केसेस हमें देखने को मिलता है कि जो श्वासोकास जैसे सिम्टम्स लेके आते हैं वो बहुत बार क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, और हम औषधि से भी क्षय ही करवा रहे होते हैं, तो चिकित्सा का फल नहीं मिल सकता। और जब आप वैसे ना करते हुए क्षय जो संप्राप्ति है ये समझ के उसे संतर्पण करने वाली, क्षय का नाश करने वाली, या जो धातु को क्षय हुआ है उसे वृद्धि करने वाली, ऐसे औषधि प्राणव स्रोतस पे कार्यकारी ऐसे यूज करने लगोगे तो रिजल्ट आना चालू हो जाता है। और ये जो व्यवच्छेदकत्व होता है आयुर्वेदीय चिकित्सा का, ये बहुत जरूरी होता है हमारे आयुर्वेदीय प्रैक्टिस में। संधारणा, दूसरी बात है संधारण, वेगों का धारण करना सभी व्याधियों के लिए कारणीभूत होता है, लेकिन प्राणव के लिए मेनली कारणीभूत होगा तो मेनली हिक्का का होगा, या कास वेग का हो सकता है, निद्रा वेग का हो सकता है, श्रमज श्वास वेग जो होते हैं उनका हो सकता है। इन सबका संधारण जो करना है, जुम्बा का हो सकता है, छर्दी का हो सकता है, इनका संधारण करना ये एक प्राणव दृष्टि का बहुत बड़ा कारण होता है। रौक्ष, जैसे क्षय है वैसे ही रुक्षता, तो रौक्ष के वजह से प्राणव दृष्टि हो रही है। ये बात महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उधर स्निग्ध औषधियां यूज करनी पड़ेगी, और कभी कभी ये स्निग्ध
सिर्फ शायद हमें भस्म से आएगी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि भस्म जितने ज्यादा पुट दिए जाएंगे उतनी थोड़ी रुक कल्पना होते जाती है, चाहे वो द्रव ज्यादा जरूरी होता है। यानी मेरे वैद्य रघुवीर सर हमें पढ़ाते वक्त हमेशा एक याद दिलाते थे कि सुश्रुताचार्य में एक बहुत सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छा एक गाइडलाइन होने वाला एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिधर वो कहते हैं कि ये रसा वात शमना भवंती यदि तेषु वै रौक्ष लाघव शैत्यानि न ते तत्कर्मकारिणः। तो अगर कोई भी रस, अभी रस कह रहे हैं क्योंकि मेनली बृहत्रयी की जो चिकित्सा पद्धति है वो रस के प्राधान्य पे ज्यादा सोच के इस्तेमाल करने वाली। तो आपको वात शमन करना है तो आप वात शामक ऐसे रस के कोई द्रव्य यूज करोगे तो द्रव्य ही होंगे, लेकिन उस टाइप के रस के। तो आपका द्रव्य जो है वो वात शामक रस वाला है, तो मधुर है, अम्ल है, लवण है, रसात्मक द्रव्य है आपके। लेकिन उस द्रव्य में अगर रौक्षता, लघुता या शैत्य, इनमें से कोई गुण डोमिनेंट है, एक गुण, दो गुण, सभी गुण, तो न ते तत्कर्मकारिणा, तो वो वातहर नहीं। सामस्य गुण है। तो भस्म में भी कुछ हद तक रौक्ष है, और भस्म चाहे वातशामक हो, लेकिन उस रुक्षता के वजह से, और रुग्ण अगर रुक्ष गुण के सेवन से ही क्षीण होके उसे प्राणव स्रोत दृष्टि जैसे लक्षण है, तो उसमें अकेला भस्म काम नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, भस्म तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन उसे घृत का अनुपान देना पड़ेगा, या स्निग्ध तैल का या घृत का, मेनली घृत दिया जाता है भस्मों के रिलेटेड, तो घृत का अनुपान देना पड़ेगा, या उन्हीं द्रव्यों पे घृत के साथ भर्जन करके अमृतीकरण जैसे जो विधि है वो भी किए हुए है, ये एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अभ्रक भस्म, उसमें जित बहुत ज्यादा से ज्यादा पुट देने के लिए बताया हुआ है, तो अभ्रक में जितने ज्यादा पुट देंगे उतना अभ्रक रुक्ष भी बनता जाएगा, लेकिन लास्ट में एक्सपेक्टेड है कि उसका अमृतीकरण भी होना चाहिए। तो अमृतीकरण अगर होगा तो उस घृत में भर्जन करने की वजह से उसमें फिर से स्निग्धत्व प्रस्थापित होगा, और वो जो स्निग्धत्व है वो आपके रुक्ष गुण से आए हुए शोष में या प्राणव स्रोत दृष्टि में कार्यकारी होगा, और उसी के साथ देते वक्त भी आप अगर घृत का अनुपान देते हो तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये एक बात ध्यान में रखने जैसी है। व्यायामात क्षुधितस्य च, तो क्षुधितस्य व्यायाम, जो क्षुधा लगी हुई है फिर भी व्यायाम करता है, तो ऐसे अवस्थाओं में प्राणव स्रोत दृष्टि हो जाती है। इन सब अलग अलग व्यवच्छेदकत्व के बारे में हमारे प्रैक्टिस में हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। क्षय से है, रौक्ष से ये है, या वेग का धारण करने से है। तो वेग धारण जब कहते हैं तो वात विगुण हो गया है, उसे शमन करना पड़ेगा। क्षय है तो क्षयात्मक वात प्रकोप है, संधारण में अवरोध हो के वात प्रकोप है, और व्यायामात क्षुधित फिर से क्षयात्मक है, लेकिन विमार्ग गमन जैसे संप्राप्ति हो सकती है ऐसे। तो ये संप्राप्तियों का व्यवच्छेदन देके बाद में भस्मों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो जब हम प्राणव स्रोतस के बारे में फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं, तो कुछ ये भस्म आपके सामने हुए अभी रखे हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ऐसे भस्म, लिस्ट बड़ी है, और ये जानबूझ के सामने क्यों रखी है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज प्राणव स्रोतस तो फिर अभ्रक इतना ही याद आता है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। कोई भी प्राणव स्रोतस आपके सामने आ जाएगी दुष्टि, और आप सिर्फ अभ्रक देके ठीक कर दोगे, ऐसे आसानी से नहीं होगा। कुछ महिरत उसमें हासिल हुई है, ऐसे वैद्य कर भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे उसमें अंतर लाएंगे, अनुपान में अंतर लाएंगे, योग में लाएंगे, काल में लाएंगे। लेकिन इतना अगर आप नहीं कर पाते हो तो अकेले अभ्रक से हर एक प्राणव स्रोत दृष्टि ठीक हो जाएगी, ये पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो पाएगी। तो अभ्रक ये तो इंपॉर्टेंट एक द्रव्य है, लेकिन इतने सारे द्रव्य है जो एक्चुअली प्राणव स्रोतस पे कार्य कर सकते हैं, और ये एक्चुअली खासियत है, ब्यूटी भी है कि हमारे पास इतने ऑप्शंस है अवस्था के हिसाब से। तो रसशास्त्र में ये छोटी छोटी अवस्थाओं पे सोचना पड़ता ही है, ऐसे नहीं है जो कहते हैं कि
न दोषाणाम न दुष्टाणाम न च व्याधि परीक्षणम वगैरह, ये गलत बात है एक्चुअली। ऐसे दोषो दुष्ट का परीक्षण नहीं करना पड़ता, ऐसे बिल्कुल नहीं, ये परीक्षण करना ही पड़ता है। हाँ, द्रव्य वीर्यवान होते हैं, इसलिए रिजल्ट अल्पावधि में आ जाते हैं अगर अपने अवस्था ठीक से पहचान के ठीक भस्म का इस्तेमाल किया। तो आपको इन शॉर्ट अगर आपको प्राणव स्रोतस के लिए रसायन और बल्य औषधि चाहिए तो अभ्रक है। इस इधर कफहर नहीं लिखा है, तो क्या कफहर नहीं है अभ्रक? तो फ्रैंकली अभ्रक अकेला वैसे तो कफहर नहीं है, अकफ है और कफहर भी नहीं है। कफ को बढ़ाता भी नहीं, कम भी नहीं करता, प्राकृत कफ की उत्पत्ति में मदद करता है। तो वैसे देखने जाएंगे तो अभ्रक प्राकृत कफ पे काम करेगा और मेनली उस स्रोतस के जो संगठन है, उसकी जो रचना है वो ठीक करने में काम करता है, यानी उसके अवयवों पे ज्यादा बल्य एक्शन दिखाता है। लेकिन फिर भी आप जब उसे अनुपान सॉरी संयोग के साथ दोगे तो वो कफहरत्व दिखा सकता है। लाइक अभ्रक अगर टंकण के साथ दिया जाता है, या अभ्रक खुद ही टंकण मारित है और उसमें आपने साथ में भी टंकण दिया है, तो बहुत अच्छा कफहर हो जाता है। और बहुत बार आप देखोगे आपके गुरु के पास जिधर भी आप प्रैक्टिस को जाते हो या आपके खुद के प्रैक्टिस में भी अभी जनरली प्राणवायु स्रोतस में जो कफ प्राधान्य है, तो अभ्रक टंकण के साथ ही ज्यादा करके दिया जाता है, ऐसे देखने को मिलेगा। तो अभ्रक और टंकण जैसे संयोग ये बहुत अच्छा कफहर हो जाता है। अकेला अभ्रक पूरे तरह से कफहर नहीं हो पाएगा। रसायन और भेदन, एक बात सिर्फ रह गई जो मार्केट में है उसके हिसाब से समझने के लिए। मार्केट से हम अगर अभ्रक लाते हैं तो वो बहुत अच्छा कफहर कार्य भी दिखाता है। उसका कारण है कि मार्केट में इतने ज्यादा पुट नहीं दे पाते लोग, या देने नहीं होते, बहुत सारी फार्मेसीज को शॉर्ट में करना होता है, तो वो सूर्य क्षार से मारण करते हैं अभ्रक का। और सूर्य क्षार ये बहुत तीक्ष्ण क्षार है, उसके वजह से वो जो मारित अभ्रक है सूर्य क्षार मारित, वो कफर हो ही जाता है। तो वैसे भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर अच्छे से पता है सिर्फ वनस्पति मारित अभ्रक है तो एकांतिक कफहर नहीं होगा। बाद में आपको एक्सपेक्टेड अगर उल्टा बल्ले नहीं, बल्ले है लेकिन फिर भी लीन हो रहा है, उसे भी भेदन करके आपको निकालना है। तो वैक्रांत जैसे द्रव्य, और जब ये जीर्ण हो गया है, दारुण व्याधि हो गई है, तो वैक्रांत जैसे द्रव्य बहुत अच्छा काम में आता है। आपको रसायन चाहिए, रसायन औषधि ही चाहिए प्राणव स्रोतस में कार्यकारी, लेकिन रसायन के साथ लेखन चाहिए। तो रौप्य बहुत अच्छा कार्यकारी हो जाएगा, जो विशेष करके प्राणव स्रोतस में कुछ संतर्पण जन्य अवस्था आ रही है, उधर कुछ संचय हो रहा है, जो संचय बहुत स्थिर होने लगा है, या ग्रंथि जैसे अवस्था आने लगी है, अर्बुद जैसे अवस्था उधर आने लगी है, तो दो ऑप्शंस रहेंगे। एक तो रौप्य, या लास्ट में लिखा हुआ है ताम्र, ये दोनों बहुत अच्छे काम में आएंगे। लेकिन रौप्य ये एक प्राणव स्रोत के लिए लेखन जब करना है तो बहुत अच्छा एक द्रव्य साबित होता है। रसायन और अवयवगामी भी है। अवयवगामी क्यों है? क्योंकि मेनली जो हृदय या फुफ्फुस जैसे अवयव है उधर के, ये रक्त बहुलता दिखाते हैं। रक्त उनके रचना में, सुश्रुत संहिता में अगर हम पढ़ेंगे, रक्त प्राधान्य से आता है। तो रक्त पे कार्यकारी ऐसे द्रव्य जो रसायन भी है, इसलिए हृदय और फुफ्फुस पे रचनात्मक भी इफेक्ट दिखा सकते हैं, उधर डायरेक्टली कार्यकारी होते हैं। ऐसे द्रव्य है सुवर्ण, माक्षिक और विमल। इनके बारे में फिर से हम थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे, पहले लिस्ट समझ लेते हैं। सिर्फ चमकत्व दिखाने वाले अगर हम कहने जाएंगे तो लोह हो सकता है, स्फटिक जैसे एक अलग लगने वाला है, लेकिन आपको शीत भी चाहिए, और कुछ हद तक लेखन भी चाहिए, लेकिन स्थैर्य देने वाला भी चाहिए, तो स्फटिक जैसे द्रव्य है। रसक या जसद, ये दोनों भी शमन करने वाले हैं, उधर डायरेक्टली प्राणव स्रोत पे एक्शन दिखाएंगे। ब्रूहण चाहिए आपको, जो व्याधि है प्राणव स्रोतस की, जैसे हमने कहा रौक्ष, तो रौक्ष से आई है, लेकिन रौक्ष भी क्यों आया है? क्योंकि शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हुआ है, तो वंग जैसे द्रव्य कार्यकारी होता है। और प्राणव स्रोतस के रिलेटेड आपको पाचन करने वाले द्रव्य चाहिए।
तो सोमल, हरताल, मनशिला ये पूरा मल्ल वर्ग या ताम्र जैसे द्रव्य। तो ये पूरी लिस्ट देखने के बाद थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि अवस्था कौन सी है। तो मानो अवस्था शुक्र क्षय की वजह से रोक्ष, आपके प्राणव स्रोत दृष्टि, यानी शायद कास हो सकता है या श्वास भी होता है। तो ऐसे अवस्थाओं में वंग आप अगर चिकित्सा में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो वंग अकेला रह सकता है या सुवर्णराज वंगेश्वर भी यूज कर सकता है ऐसी अवस्थाओं में। रौक्ष है, शुक्र क्षय का इतना संबंध नहीं है, लेकिन धातु क्षय हुआ है ओवरऑल। बहुत बार वो अनुलोम क्षय जैसे है, तो अभ्रक जैसे भी यूज हो सकता है। उधर कुछ ग्रंथि इत्यादि संचिति स्थिर होने लगी है और उसके वजह से अवरोधात्मक श्वास का सदी हो रहे हैं, तो रौप्य जैसे द्रव्य या आगे आने वाला ताम्र जैसे द्रव्य भी इस्तेमाल में आ सकता है। सामता बहुत ज्यादा है, रक्त दुष्टि भी है, सामता भी है और प्राणव स्रोत के लक्षण दिखा रहे हैं, तो स्पेसिफिकली हड़ताल इस्तेमाल में आ सकता है। या ओवरऑल सामता है तो सोमल या मनशिला जैसे, या ये तीनों द्रव्य मिलके जो आने वाले कल्प है, ये हम भस्म समझ ले रहे हैं, लेकिन इनके कल्प भी जो है वो भी ऑफकोर्स इस्तेमाल होंगे। कल्प में भी ये भस्म ही तो एक्टिव रहने वाले हैं। तो ये तीनों एक साथ आएंगे, ऐसे कल्प है समीर पन्नग्रस, जो हम बहुत सारे लोग इस्तेमाल में लाते हैं प्राणव स्रोत से रिलेटेड व्याधियों में। जिधर सामता है, वात बुद्धि भी है, शूल जैसे है, तो समीर पन्नग जैसे कल्प काम करता है। तो ऐसे ही अवस्था के हिसाब से एक ही स्रोतस में अलग अलग द्रव्य इस्तेमाल में हो सकते हैं। और अभी लेकिन ये द्रव्य इस्तेमाल करते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो एक तो कॉम्बिनेशन में, यानी हमें रौप्य देना है तो रौप्य भस्म अन्य किसी चूर्णों के साथ मिक्स करके हम देंगे, या अन्य कल्पों के साथ मिक्स करके देंगे। शायद वो रस सिंदूर भी हो सकता है, शायद वो कंटकारी भी हो सकती है, सीतोपलादी भी हो सकती है, टंकन भी हो सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं। या फिर अकेले भस्म के कुछ कल्पना अगर हम दे सकते हैं, तो ऐसी कल्पना सुदैव से कहेंगे सौभाग्यवशात रसशास्त्र में अवेलेबल है, जैसे कि पोट्टली कल्पना, परपटी कल्पना, सिंदूर कल्पना। तो मेनली जब हम प्राण व स्रोतस के बारे में बात करते हैं, तो पोट्टली कल्पना और सिंदूर कल्पना ये बहुत अच्छे से कार्यकारी कल्पना ऑलरेडी है उस स्रोतस के रिलेटेड। पोट्टली कल्पना कार्यकारी है क्योंकि बहुत सारी ग्रंथोक्त अगर पोट्टली आप देखोगे तो उसका मेनली अधिकरण ये यक्षमा ही है। तो धातु परंपरा को अच्छी करने वाली, धातुओं का संतर्पण करने वाली, धातुवाग्नि पे अच्छा कार्य करके धातु का जो पोषण है वो सुधारने वाली, ऐसे ही खुद पोट्टली कल्पना होती है। तो ऐसे सब अवस्थाओं में आप प्राणव स्रोत से रिलेटेड जब व्याधियां है और आपको यूज करने हैं ये भस्म, तो अकेले इन भस्मों के पोट्टलियां भी यूज कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अभ्रगर्भ पोट्टली, ये बहुत अच्छा चॉइस होता है प्राणव स्रोतस पे आपको जब कार्य चाहिए, क्योंकि उसमें तो अभ्रक भी होता है और उसके साथ रस सिंदूर भी दिया होता है। तो अभ्रक और रस सिंदूर मिलके बहुत अच्छे प्राणव स्रोतस पे कार्यकारी हो जाते हैं। तो कफक यानी बल्य तो होता ही है जैसे अभ्रक है, रसायन कर्म तो दिखाते ही है, लेकिन कफ का जो स्राव हो जाना चाहिए वो रस सिंदूर की वजह से वो भी होने लगता है। या फिर सिर्फ हृदय के बारे में सोचेंगे तो अभ्रक और रस सिंदूर एक साथ आ जाते हैं, तो अभ्रक का ये जो बल्य कार्य है ये हृदय के लिए बहुत अच्छा प्रतीत होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन जिधर कम हुआ है, आपके पास रुग्ण आ रहा है जो चलनोत्तर श्वास बता रहा है, थोड़ा भी चलता है वो या स्टेयर्स चढ़ने लगता है, तो श्वास ठीक से नहीं ले पाता क्योंकि हृदय की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करने जाएंगे तो वो 40 हो जाता है, 30 हो जाता है, ऐसी चीजें देखने लगती है। तो ऐसे अवस्थाओं में अभ्रगर्भपोट्टल ये बहुत अच्छा ओपीडी लेवल पे हम यूज कर सकते हैं ऐसे कल्प है अभ्रक, जिसमें वैसे तो अभ्रक अकेला ही कहेंगे क्योंकि रस सिंदूर योगवाही है, उसकी उससे साथ दी हुई है। तो ऐसी हम पोट्टली कल्पना भी इन द्रव्यों की इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे मल्ल वर्ग को मिला के और भी कुछ तीक्ष्ण द्रव्य डाल के विषगर्भ पोट्टली का इस्तेमाल हो जाता है। या अकेला समीर पन्नक जो पूरे मल्ल द्रव्य पारद गंधक का संयोग करके बन जाता है। तो जिधर सामता बहुत ज्यादा दिखती है उन अवस्थाओं में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समीर पन्नग जैसे कल्पों का भी।
तो वो सिंदूर कल्पना के अंडर आता है, यानी कुपिपक्व कल्पना। तो कुपिपक्व कल्पना भी अ, आग्नेय ज्यादा होने की वजह से ऊर्ध्व शरीर पे ज्यादा कार्यकारी होती है, तो वो भी प्राणव स्रोतस पे बहुत अच्छी कार्य करती है। इसलिए इन अकेले द्रव्यों के सिंदूर कल्पना भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी जैसे कि सुवर्ण जो हम कह रहे थे, तो सुवर्ण का सुवर्ण सिंदूर, ये फिर से एक बहुत अच्छा प्राणव स्रोतसगामी कल्प है, जो हृदय के लिए वैसे ही बल्य होता है, जैसे हम अभ्रगर्भकोटली के बारे में कह रहे थे, वैसे बल्य भी है, लेकिन वृक्ष भी है। जो अगर आपका रुग्ण में प्रतिलोम क्षय है, शुक्र क्षय बहुत हुआ है, उसके वजह से ओवरऑल रौक्ष बढ़ के क्षयात्मक अवस्था होके बाद में हृदय पे या पूरे प्राणव स्रोत पे इफेक्ट दिख रहा है। तो सुवर्ण सिंदूर या यही सेम अवस्थाओं में जो हमने वंग डिस्कस किया था, उसके साथ वंग और सुवर्ण सिंदूर एक साथ देना, ऐसे ओपीडी लेवल पे हम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक ही चीज 100 पेशेंट में यूज नहीं ऑफ कोर्स की जाती। जनरली आयुर्वेद प्रैक्टिस में देखेंगे, रुग्ण के हिसाब से, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से ये बदलती जाती है, और ये हमेशा ओपीडी प्रैक्टिस में खुद के हम ऐसे छोटे छोटे अंतर लाते रहते हैं, इसलिए बहुत सारी केसेस प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, थोड़े थोड़े बीच बीच में करेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे अंतर अवस्था के हिसाब से दिए जाते हैं कि अभी कौन सी अवस्था है तो कुछ दिनों के लिए ये इस्तेमाल कर लिया, बाद में चाहिए तो ये डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस हिसाब से सिंदूर कल्पना और पोट्टली कल्पना, ये दोनों कल्पनाएं इस स्पेसिफिक स्रोत से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो ज्यादा कार्यकारी होती है। इन्हीं बातों के बारे में अगर थोड़ा सा ग्रंथ से या थोड़े नूतन ग्रंथ, रसतरंगिणी जैसे वृद्ध वैद्य परंपरा के ग्रंथ, इनसे अगर हम देखने जाएंगे तो अभ्रक का और एक खासियत हमें पता चलती है, वो है सद्य प्राण विवर्धन। तो बल्य है लेकिन सद्य प्राण विवर्धन है। तो आज के जमाने में हम प्राणव स्रोतस के बारे में जब व्याधि देखेंगे तो कोविड से जो फेमस ज्यादा चीज हुई है वो है ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो ऑक्सीजन अगर बहुत कम हो रहा है और प्राणवायु की गति के भी शरीर के लक्षण, मेनली नाड़ी प्राण वायु की लग रही है, तो प्राण विवर्धन आपको करना है सद्य, तो अभ्रक भस्म ये बहुत अच्छा द्रव्य इस ऐसे अवस्थाओं में। और एक्चुअली कोविड में देखा गया है कि O2 लेवल्स बहुत अच्छे बढ़ती है, लेकिन प्राण अभ्रक भस्म बड़ी मात्रा में देना पड़ता है। यानी ऐसे अवस्थाओं में जो हमने शुरुआत में एक एक द्रव्य पढ़े थे तब बताया हुआ था कि 8 गुंजा तक भी कभी कभी एक हाथ भस्म देना पड़ता है। तो अभ्रक भस्म सचमुच पूरे दिन में 8 गुंजा इतनी बड़ी मात्रा में भी देना पड़ता है मुहुर्मुहु अवस्था में। लेकिन ऐसे करने के बाद बहुत इजीली ऐसे ऑक्सीजन सेचुरेशन जैसे चीजों को भी हम सुधार सकते हैं, या सद्य प्राण विवर्धन हम देख सकते हैं। और ऐसी अवस्थाओं में अभ्रगर्भपोट्टल जैसे कल्पों का भी उपयोग किया जा सकता है। सुवर्ण जो है वो प्राण रक्षण करने वाला है, तो जो इधर लिखे हुए वो तो कार्य है ही कि सुवर्ण अवयव पे डायरेक्टली काम करने वाला, उसे बल देने वाला रसायन है, लेकिन प्राणों का रक्षण करने वाला है। तो जनरली ये चीज ओपीडी में हमेशा आएगी, ऐसे नहीं कि प्राण भय है, लेकिन फिर भी आती है ओपीडी प्रैक्टिस में या इमरजेंसी कंडीशंस में हमें विजिट करनी पड़ती है। और प्राण भय है रुग्ण को, यानी ऐसे श्वास लगा हुआ है जो महाश्वास है, रुग्ण में अरिष्टात्मक ये श्वास हो सकता है, या प्राण भय दिख रहा है हमें, तो ऐसे अवस्थाओं में सुवर्ण की याद आनी चाहिए हमें। सुवर्ण ये द्रव्य हमारा इंक्लूड होना चाहिए हमारी चिकित्सा में। या प्राणव स्रोत से संबंधित ताम्र जो हमने कहा, लेखन भी है, पाचन भी है, वही रुद्र शोधन भी है। तो हमें ऐसे लगता है कि विष का परिणाम हुआ है हृदय पे और वो शोधन करना बहुत जरूरी है, तो ऐसे अवस्थाओं में या उसके साथ ही ग्रंथि इत्यादि चीजें भी है, तो ताम्र का इस्तेमाल करना ज्यादा सही होता है। इसी के साथ जब हम रसतरंगिणी जैसे ग्रंथों से देखते हैं तो प्राण व स्रोतस में हम अभ्रक देने जा रहे हैं, हमने अवस्था भी डिसाइड की कि हमें बल्य चिकित्सा देनी है, क्षयात्मक रुग्ण था, रौक्ष था, तो हम अभ्रक जैसे अवस्था दे रहे हैं, तो अभ्रगर्भ पोट्टली जैसे हमने चॉइस किया। लेकिन उल्टा हमें दिख रहा है कि कफ प्रभुत है और हमें अभ्रक देना है, लेकिन अकेला अभ्रक, जैसे हमने कहा कि अकेला अभ्रक उतना अच्छा काम कर नहीं पाएगा,
कफहरत्व दिखा नहीं पाएगा, तो उसके साथ अन्य कुछ द्रव्य यूज करने पड़ेंगे। तो लाइक रसतरंगिणी में बहुत अच्छा योग आता है अभ्रक और कटफल। कटफल वनस्पति जो है उसकी जो छाल होती है उसका चूर्ण अभ्रक और मधु ऐसे अगर हम संयोग देते हैं, बहुत छोटा सा संयोग है जो हम पुड़ी में डाल के दे सकते हैं, तो अतिमात्र कफामयो इस पे काम करता है। यानी बहुत ज्यादा अगर बढ़ा हुआ कफ है और उसके वजह से प्राणव स्रोतस की दृष्टि है, तो उसमें अभ्रक के साथ कटफल और मधु दे सकते हैं। या जनरल प्रैक्टिस में मैंने मेरे गुरु के पास या पुणे में जो प्रैक्टिसेस होती है उसमें जनरली देखा जाता है वो है अभ्रक भस्म के साथ यष्टि टंकण सीतोपलादि चूर्ण जैसे द्रव्य का इस्तेमाल। तो यष्टि स्निग्ध है, टंकण रुक्ष है और आग्नेय है, और सीतोपलादि चूर्ण क्षय में आया हुआ है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाता है कि क्षयात्मक संप्राप्ति में भी काम करता है, लेकिन बढ़ा हुआ जो कफ है उसे जो एक्सपेक्टोरेंट आजकल कहा जाता है, वैसे कफ निकालने में वामक होने की वजह से यष्टि भी मददगार होती है, और कफ का बचे हुए पाचन टंकण जैसे द्रव्य भी कर लेते हैं, लेकिन एकांतिक रौक्ष नहीं आता। टंकण अकेला यूज करेंगे अभ्रक के साथ तो रौक्ष ज्यादा आ जाएगा, लेकिन यष्टि भी है, सीतोपलादि चूर्ण भी है, तो रौक्ष नहीं बढ़ता, स्निग्धत्व भी बनाए रहता है, लेकिन कफ गिर के भी बाहर निकल जाता है। वैसे ही अगर हम रसतरंगिणी में जैसे ग्रंथ में देखेंगे तो अभ्रक के साथ जसद और टंकण और वंशलोचन ऐसे भी एक योग आया हुआ है, ऐसे देखने को मिलता है, जिसकी निर्गम श्वास ऐसे ही आई है। यानी जिस श्वास की अवस्था में कफ का एक्सपेक्टोरेशन जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से श्वास बढ़ रहा है, तो कफ गिर जाना जरूरी है। तो ऐसी अवस्थाओं में अभ्रक भस्म, इसी स्लाइड में जो हमने दूसरा देखा था जसद, वो जसद भस्म, और उसी के साथ टंकण और वंशलोचन, ऐसे अगर हम देखेंगे तो कफ बाहर गिर के जाता है और उससे श्वास की शांति होती है। या बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है, कफ को गिर गिर तो रहा है अपने आप, लेकिन अभी कफ कम करना जरूरी है, कफ का क्षय करवाना जरूरी है, और उसके वजह से कफ बहुत ज्यादा बढ़ के अगर श्वास लग रहा है, तो ताम्र के साथ कंटकारी फल का चूर्ण और रस सिंदूर, ऐसे योग आया है हमें देखने को मिलता है। तो ताम्र, कंटकारी, रस सिंदूर, ऐसे संयोग, यही संयोग आप देखोगे ऑलमोस्ट आपको कफ कुठार रस में मिलेगा। तो आप ऐसी कफ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई अवस्थाओं में कफ कुठार जैसे कल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे संयोग और एक एक द्रव्य के बारे में देखने जाएंगे तो बहुत सारे ये रहेंगे, लेकिन इन शॉर्ट क्या है कि स्रोतस कौन सा है, प्राणव स्रोतस, उसके रिलेटेड हमें कर्म कौन सा चाहिए, तो उसके सामने अभी जो लिखे हुए हैं ऐसे द्रव्यों का चयन हम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ केसेस डिस्कशन के लिए हम लेते हैं जो जनरल डेली ओपीडी प्रैक्टिस में आने वाली, बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन वाली, बहुत क्या कह सकते हैं आईपीडी में एडमिटेड वगैरह ऐसे नहीं, जो डेली बेसिस पे हमारे सामने आ जाते हैं, छोटे लक्षण भी लेके आएंगे या बड़े लक्षण भी आएंगे, ऐसे कुछ अवस्था है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अवस्था है जिसमें ये रुग्ण पुरुष रुग्ण है, कृश हो चुका है, रौक्ष बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ा हुआ है, लक्षण भी बता रहा है वो दौर्बल्य लेके आया था, कास भी था उसके साथ, श्वास कष्टता होती थी, पिंडिका जो है वो अवमोटन हो रहा है, यानी ऐसे फूट रही है, ऐसे दुख रहा है, या वळणे मराठी में कहते हैं, और मलसंग बहुत ज्यादा है। तो तब उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं किए हुए थे, लेकिन ये जो रुग्ण था ये टिपिकली राजयक्ष्मा कह सकते हैं ऐसे था, और मॉडर्न के हिसाब से भी टीबी बाद में डिटेक्ट हुआ था। तो ऐसी अवस्थाओं में जब हमें कुछ इस्तेमाल, और ये मेरी खुद की केस नहीं थी, दूसरे वैद्य ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी चिकित्सा देने के बाद एक प्रॉब्लम हो रहा था कि ये जो पिंडिका अवमोटन है ये कुछ भी करके कम नहीं होता था, बाकी थोड़ा कृशत्व वगैरह तो था ही, लेकिन ये बहुत सीवियर लक्षण था। और फॉर्चुनेटली रुग्ण के
रिलेटिव ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे थे कि आपको हमें एलोपैथी की तरफ ही जाना है। उन्हें चाहिए था कि आयुर्वेद से ही ये ट्रीट हो, चाहे वो टीबी हो लेकिन आयुर्वेद से ट्रीट हो। उनका भरोसा था आयुर्वेदीय चिकित्सा पे। तो चेक करने के बाद जो चिकित्सा दी थी वो आपके सामने कुछ इस तरह है। धात्री लोह, रौप्य, चोपचीनी, अभ्रक और रस सिंदूर, ये कॉम्बिनेशन पूरी में देने के लिए। बलारिष्ट 2-2 टीस्पून 2 बार और अभिपत्तिकर चूर्ण 1 टीस्पून स्वप्न रात के लिए। तो इसमें देखेंगे जो हमने अभी लिस्ट बनाई थी उसमें से एक ही द्रव्य नहीं है, 2-3 द्रव्य है। लोह से बना हुआ धात्री लोह भी है, रौप्य भस्म भी है, अभ्रक भी है और पारद से बना कह सकते हैं रस सिंदूर भी है। तो ऐसे पूरा संयोग आ गया क्योंकि ये रुग्ण मल्टीपल चीजें हमें दिख सकती है एक ही रुग्ण में। तो मल्लसंग भी है उसमें, तो उदावर्त भी हो चुका है, लेकिन रौक्ष भी बहुत ज्यादा है शरीर में, कृशता भी आ चुकी है, दौर्बल्य भी है और श्वास कष्टता भी दिखा है। तो कॉम्बिनेशन में भी भस्म लेने पड़ते हैं। इसमें से जो एक विशेष चयन था इधर जो है वो है रौप्य, और वो रौप्य का चयन जानबूझ के, ये पाद अवमोटन है, इसके बारे में सोच के जानबूझ के दिया हुआ था। और ये क्यों है? क्योंकि रौप्य ये ऐसे एक द्रव्य है जो हमने अभी प्राणव स्रोत के बारे में पढ़ते वक्त ये तो पढ़ा कि अगर कुछ लेखन करवाना है तो इस्तेमाल होगा। हमें तो लगेगा कि इधर तो लेखन की अवस्था नहीं है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है क्या, लेकिन बेसिक सबसे पहले जो पढ़ी है वो भूलनी नहीं चाहिए। रौप्य ये जीर्ण वात व्याधि के जो इफेक्ट्स है उसे कम करने वाला होता है। तो जीर्ण वात व्याधि हर एक श्रेष्ठ द्रव्य है रौप्य, और इस रुग्ण में जीर्ण वात व्याधि जैसे लक्षण या सचमुच वात व्याधि जीर्ण हो चुकी थी, रौक्ष भी बहुत बड़ा था, कृशत्व भी आया हुआ था, और अभी इन सभी के वजह से जैसे जैसे मांस क्षीण होने लगा उस रुग्ण में, वो बल भी कम है और मांस भी क्षीण होने लगा है, तो जो पिंडिका के जो मांस प्राधान होने वाले स्नायु है उधर ओमोटन जैसे लक्षण आने लगे हैं। और पुरुष वह दुष्टि भी है जिसमें पिंडिका ओमोटन आ जाता है। तो इसलिए जीर्णवात व्याधि है, इसलिए रौप्य, और उसी के साथ अभ्रक रस सिंदूर का संयोग, और मेनली चोपचीनी जो फिर से शुक्र पे भी कार्यकारी होती है लेकिन मांसगामी भी है। तो ऐसे ही पूरा संयोग करने के बाद और ये पूरी चिकित्सा देने के बाद दो, जैसे कहा कि उन्हें टीबी डिटेक्ट भी हुआ है बाद में जब टेस्ट की, लेकिन ये रुग्ण के बहुत सारे लक्षण कम होते होते ऑलमोस्ट अभी एक नहीं सॉरी 1.5 साल हो चुका है, लेकिन ये पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा पे भी है और बहुत ज्यादा बाद में चेंजेस नहीं करवाने पड़े, यही सेम चिकित्सा कार्यकारी होते रहे। दूसरी एक केस अगर हम देखेंगे तो 37 ईयर्स की स्त्री रुग्ण है। इसमें कास और शुष्क कास हो रहता था, वो शुष्क रहता था, कफ नहीं होता था ज्यादा, शुष्क सिर्फ कास आता रहता था, और मेनली स्वाप अवस्थे वृद्धि, यानी जब वो लेट जाते हैं तब उनका कास बढ़ता था। उसी के साथ कंठशोष था, उर में शूल होता था, क्वचित छर्दन यानी अम्ल पित्त के आने वाले वजह से आने वाले लक्षण, अम्लिका, क्वचित छर्दन, उर शूल, ऐसे लक्षण भी थे। तो अम्ल पित्त जैसी अवस्था के साथ था ये, और शुष्क कास था। नाड़ी अगर देखेंगे तो दुर्बल थी, म्लान थी, शीत थी और समान वायु की दृष्टि दिखा रही थी। अम्ल पित्त की हिस्ट्री पहले से थी ही, जो लक्षण अभी भी दिख रहे थे। मल जो है वो भी इस सब के वजह से शिथिल और पिच्छिल ऐसे होने लगे थे, और रज यानी आर्तव जो था वो विषम था, शिरशूल पूर्वक आता था, यानी पहले शिरशूल रहता था कुछ दिन के लिए, बाद में आर्तव प्रवर्तन जब दिखेगा तब, और चिंता ये हेतु बहुत बड़ा था। तो इस रुग्ण में एज भी कम है इस स्त्री का, तो उसमें सारस्वतारिष्ट जो हेतु जो है चिंता बहुल, उसके हिसाब से सोच के सारस्वतारिष्ट 2-2 चम्मच, और उसके साथ जो चिकित्सा दी है उसमें आप देख सकते हो भस्म का इस्तेमाल जो है, माणिक्य की पिष्टी है, हमारे आज के टॉपिक में नहीं ली हुई थी लेकिन एक रसद्रव्य ही है माणिक्य, मुक्ता पिष्टी, कामदुधा, विदारी, माउसी यानी जटा माउसी, अभ्रक, आमल की और लघुमालिनी वसंत। तो ये सामने जो ग्राम्स लिखे हुए ये पूरे 15 दिन का डोज होता है, तो मात्रा पता चलने लगेगी। माणिक की पिष्टी पूरे 15 दिन के लिए 1 ग्राम, मुक्ता 1 ग्राम, अभ्रक भस्म 1 ग्राम,
और लघु मालिनी वसंत 3 ग्राम, जो फिर से रसक का एक कल्प कह सकते हैं। तो ये सब एक-एक चम्मच 3 बार व्यानोदान यानी खाने के बाद देने हैं और घृत और मधु अनुपान के साथ दिए हुए हैं। तो इसे 15 दिन पश्चात मल शुष्क दिखने लगे, यानी जो पहले शिथिल पिच्छिल दिखते थे, लेकिन उरो गौरव था, घाटा भेत नहीं हुआ, यानी सिर के पश्चात भाग में थोड़ी वेदना लगती थी, चिंता लेकिन कम हो गई थी, इतर लक्षणों में उपशय आ गया था। तो कास में भी उपशय आ गया था। पूर्ववत फिर से चिकित्सा सबकी सब पूरी की पूरी वैसे ही रखी, लेकिन सारस्वरिष्ट बाद में बंद कर दिया। अभी इस रुग्ण में ये कोई भी लक्षण ये रुग्ण दिखा नहीं रही। उसकी पूरी चिकित्सा अगले ऑलमोस्ट 15 दिन, यानी पूरी की पूरी चिकित्सा 30 दिन में कंप्लीट हो गई। तो बहुत बड़ी केस नहीं है, ओपीडी लेवल की केस ही है, लेकिन ये सभी लक्षण इतने चिकित्सा से हो गए ठीक। और उसमें आप देखोगे इन द्रव्यों का चयन किया हुआ आपको दिखाई देगा, जिसमें जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था कि चिंता बाहुल्य, तो सारस्वतरिष्ट कल्प जैसे कल्प तो कुछ दिन के लिए दिया आसव, लेकिन मुक्ता पिष्टि ऐड की हुई है, पूरी चिकित्सा में रखी हुई है चालू। उसके साथ माणिक्य पिष्टि भी ऐड की हुई है, जो ये जो मनोव स्रोत से संबंधित विकृतियां होती है, इन पे दोनों कार्य करने वाले बहुत अच्छे द्रव्य है। उसे ही जटामांसी जैसे द्रव्य का और बल दिया हुआ है संयोग से। और जो कास है उसके लिए, और ये कास जो है वो साथ में अम्ल पित्त लिए हुए भी है, लेकिन चिंता ये बहुत बड़ा हेतु है उसके लिए। तो इसके हिसाब से अभ्रक एज अ बल्य उसे दिया हुआ है, और ये चिकित्सा से उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी। अभी नेक्स्ट जो स्रोतस है वो है अन्नवह या पुरुषवह, एक साथ ले रहे हैं हम, यानी महास्रोतस पूरा का पूरा कवर करने वाले ये 2 स्रोतस है। तो महास्रोतस संबंधी व्याधि, तो अग्निमांद्य जैसे व्याधि से लेके मलबद्धता हो सकती है, अतिसार, ग्रहणी, अर्श, भगंदर, ऐसे सभी व्याधियां इसमें आ जाती है। आमाशय, महास्रोतस, पक्वाशय, स्थूलगुद, ये दोनों स्रोतों के मिलके आने वाले मूल स्रोत स्थान, यानी पूरा महास्रोतस ही कवर हो जाता है इसमें, मुंह से लेके गुद तक। अतिमात्र से चाकाले अहित च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती, थोड़ा हम ये फास्ट लेंगे क्योंकि हमें द्रव्य पे ज्यादा देखना है। तो ये हमें पता है कि मेनली अतिमात्र आहार, अल्प आहार या अकाल आहार, ये लेकिन बात हमेशा याद रखनी पड़ती है महास्रोतस की व्याधियों के बारे में। अकाल आहार ये आज का बहुत बड़ा हेतु बन चुका है लोगों में। एक टाइम फिक्स नहीं रहता, कब टाइम मिलेगा काम से तब खाते हैं, और उसे ठीक करना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी भस्म यूज करो और बाकी चिकित्सा यूज करो, उसका कुछ भी फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में, वो शॉर्ट टर्म ही रिजल्ट देगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अकाल भोजन बंद करवा के उसे बताना पड़ेगा, एक टाइम कुछ फिक्स करो। मैं एटलीस्ट रुग्ण में बताता हूँ कि आपका कुछ जॉब ऐसे है जिसमें आप नहीं अवॉइड कर सकते काम बीच में, तो एटलीस्ट आपके पास एक लड्डू का पैकेट रहना चाहिए या लड्डू का एक डब्बा रहना चाहिए आपके बैग में। तो जब टाइमिंग हो जाता है तो एटलीस्ट उसमें से 2 लड्डू खा लो, लेकिन उस टाइमिंग पे खाना होना ही चाहिए। ये भी बहुत अच्छा वे नहीं है, आहार ही लेना चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है आज की दुनिया में, तब एटलीस्ट कुछ ना कुछ आहार जाना चाहिए। या संधारण वेगों का, अजीर्णाशन, अध्याशन वगैरह हमें सब पता है। तो जब हम अन्न व पुरुष व के बारे में पढ़ते हैं, फिर से बहुत सारे द्रव्य तो रसद्रव्य है ही कितने सब मिलके, जो अलग अलग आएंगे वही आने वाले हैं, लेकिन उसमें किस पे फोकस ज्यादा देना है ये बात हमें ध्यान में लेनी है। तो शामक और बल्य चाहिए अन्न व स्रोतस के लिए, तो लोह और अभ्रक जैसे द्रव्य है जो शमन करेंगे उधर के दोषों का, और एज अ बल्य भी कार्य करेंगे। लेखन चाहिए, शोधन करने वाला चाहिए, तो ताम्र जैसे द्रव्य। तो महास्रोतस में किधर भी कुछ संचिति हुई है, चाहे वो सामता की संचिति हो, मेद की संचिति हो, या अधिक दोषों का संतर्पण जन्य स्थैर्य आने लगे और ग्रंथि अर्बुद जैसे होने लगे। आपको रोपण चाहिए, यानी व्रण जैसे अवस्था है, अल्सर जैसे अवस्थाएं आती है, तो जसद भस्म है। पाचन चाहिए टिपिकल, तो गंधक, हिंगुल, सोमल, सुधा वर्ग है पूरा का पूरा, या हरताल जैसे द्रव्य है। और एकांतिक अच्छे रसायन चाहिए, तो सुवर्ण या रौप्य जैसे द्रव्य है। तो इतने सारे द्रव्य कार्यकारी हो जाते हैं जो इस स्रोत पे कार्य करेंगे। इसके साथ लोह जैसा द्रव्य है जो शोधात्मक अवस्था में भी काम करेगा, और उसके साथ
यकृत पे अच्छा काम करेगा, और ताम्र है जो ओवरऑल ही कोष्ठांगों पे काम करेगा अच्छा। और उसमें भी अगर ताम्र का सोमनाथी ताम्र भस्म ये स्पेसिफिक मारण होगा तो ओवरऑल कोष्ठांगों पे बहुत अच्छा कार्यकारी दिखता है वो। तो इनमें जब हम सोच रहे हैं तो एक बात याद रखनी चाहिए कि उसकी कल्पना क्या होनी चाहिए। ओवरऑल ऑफ कोर्स अलग अलग कल्पना यूज होगी ही, खलवीय कल्प बहुत सारे होंगे, लेकिन जब प्राणव सॉरी अन्नव स्रोतस के बारे में सोचते हैं तो परपटी कल्पना ज्यादा से ज्यादा कार्यकारी होती है। तो मेनली आप देखोगे इसलिए लोह परपटी होती है, अभ्र परपटी भी है, ताम्र परपटी है, या सुवर्ण परपटी है खुद। ऐसे अलग अलग परपटी कल्पना इस स्रोतस के बारे में अधिक कार्यकारी होती है। बहुत ज्यादा हम इन डेप्थ इसके बारे में आज बात नहीं कर सकते, ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने ऑलरेडी परपटी के सेशंस लिए हुए, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे इन डेप्थ आपको परपटी समझने के लिए। लेकिन लेकिन परपटी कल्पना के तौर पे इन भस्मों को अगर आप इस्तेमाल करते हो और मात्रा बड़ी रहनी पड़ती है परपटी होने की वजह से, जो दिन में 1-1 ग्राम इतनी बड़ी भी परपटी की मात्रा दी जाती है, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें अन्नव स्रोतस में आने लगते हैं। जैसे रक्तस्रावात्मक अवस्था होती है, रक्त क्षयात्मक अवस्था होती है, तो लोह परपटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। अभ्रक परपटी थोड़ी अलग है, बल्ले तौर पे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अन्नव स्रोतस में से जिह्वा शुरुआत में ही आने वाली जिह्वा रोग अगर है तो उसमें अभ्रगर्भ पोट्टली इंडिकेटेड है। अन्नव स्रोतस में आपको लेखन करवाना है, बहुत अच्छा अग्निवर्धन होना चाहिए, तो ताम्र परपटी एक तीक्ष्ण परपटी आती है। और आपको त्रिदोषज अवस्था दिख रही है, सन्निपातिक के तौर पे दिख रहा है अवस्था गई है ऐसे, तो सुवर्ण परपटी जैसे परपटी हम यूज करें तो परपटी के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अन्य कल्प भी होंगे, जैसे खलवीय कल्प भी बहुत सारे होंगे जो प्राण अन्नव स्रोतस पे काम करते हैं, और उसमें अगर हम एक मेनली गाइड हिंट देखेंगे तो जो भी ज्यादा से ज्यादा अन्नव स्रोतस पे कार्यकारी खलवीय कल्प है मेनली, और जिसमें अन्नव स्रोतस रसव स्रोतस भी इन्वॉल्व है, जैसे ज्वर के कल्प है, ज्वरातिसार के कल्प है, तो आपको हिंगुल ये एक अलग द्रव्य बहुत प्रोमिनेंटली यूज हुआ है। द्रव्य या हिंगुल कल्प, जैसे उधर शूल जैसे अवस्था लेके आ रहा है, अतिसार जैसे अवस्था लेके आ रहा है, तो कनक सुंदर रस ओपीडी लेवल पे यूज करने के लिए बहुत अच्छा कल्प है। या जुगर लेके आ रहा है तो त्रिभुवन कीर्ति जैसे कल्प हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण जैसे कल्प हो जाएगा। वैसे ही खलवीय कल्पों में आने वाले या अकेले यूज कर सकते हैं ऐसे पूरा सुधा वर्ग, जो हमें फेमस पता है कामदूधा है, सुधा वर्ग का पूरा इस्तेमाल जिसमें हुआ है। या प्रवाल पंचामृत ये बहुत ही अच्छा कल्प है जो गुल्म जैसे संतर्पणजन्य अवस्थाओं में आता है, तो भेदन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन पूरे अन्नव स्रोतस पे कार्यकारी है। अन्नव स्रोतस की दृष्टि की वजह से श्वासादि प्राणव स्रोतस दृष्टि वगैरह हो रही है तो उसमें भी बहुत अच्छा कार्यकारी है। जो उदावर्तज अवस्था होती है अम्ल पित्त में आने वाली, या प्राणी वो स्रोतस दृष्टि यही उदावर्त से हो रही है, अन्नव दृष्टि फिर से पहले होके, तो उसमें भी बहुत अच्छा कार्यकारी प्रवाल पंचमुद्दे से कल्प भी हम यूज कर सकते हैं। सॉरी एक ही मिनट। तो अन्नव स्रोतस के जैसे मैंने कहा आज ज्यादा इधर नहीं लिए हुए डिटेल्स, क्योंकि परपटी कल्पना मेनली उसकी इस्तेमाल की जाती है और उसका एक पूरा सेशन अवेलेबल है। लेकिन हम खुद बड़ी मात्रा यानी रोज 1 ग्राम इतनी बड़ी मात्रा में भी ये परपटी या सिंगल यूज करते आ रहे हैं, और उसके बहुत अच्छे परिणाम इस पूरे अन्नव स्रोतस में हमें दिखाई देते हैं। तो अन्नव स्रोतस में ग्रंथोक्त कुछ संयोग देखने जाएंगे इजी इजी। तो फॉर एग्जांपल अभ्रक हम अगर कह रहे हैं तो अभ्रक हमें जनरली अन्न व स्रोतस के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अभ्रक भस्म सिर्फ त्रिकटु के साथ अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा अग्निमांद्य में यूजफुल या गुल्म में भी यूजफुल संयोग बताया हुआ है।
या जैसे हमने ताम्र कहा, तो ताम्र आर्द्रक स्वरस और नागवल्ली स्वरस के साथ देते हैं, तो वो भी गुल्म में बताया हुआ है। अगर आंत्रशोथ जैसे अवस्था है और वो बहुत दारुण है, तो नाग, ताम्र, सुवर्ण और रस सिंदूर जैसे अवस्था है। आजकल बहुत अलग अलग सिंड्रोम्स या डिसीजेस है जिसमें कोलाइटिस एक अवस्था स्वरूप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी अवस्थाओं में नाग, ताम्र, सुवर्ण इनका संयोग और रस सिंदूर इनके साथ ऐसे अगर देंगे तो दारुण आंत्रशोथ में भी कार्यकारी बताया हुआ है। और मेनली आंत्रशोथ की अवस्थाओं में परपटी कल्पना अच्छी कार्य करती है। अगर अल्सरेटिव चेंजेस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे आजकल अवस्था लेके रुग्ण आते हैं जिसमें अल्सर फॉर्मेशन हो चुका होता है, अंदर लेखन जैसी अवस्था हो चुकी है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा भी आहार अगर लेते हैं तो वो प्रिकिंग पेन, तोदवत वेदना जो होती है वो रुग्ण में दिखाई देने लगेगी। अम्लपित्त जैसे लक्षण उसके साथ बहुत बार हो सकते हैं या ग्रहणी के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे अवस्थाओं में उसका जो रोपण एक्सपेक्टेड है वो जसत भस्म से बहुत अच्छा जल्दी हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो स्रोतस है वो है मूत्र व स्रोतस। तो मूत्रकृष्ठ, मूत्राघात, प्रमेह, बस्ती विकार, वृक्क विकार या अश्मरी, बस्ती शीर के विकार, प्रोस्टेट के इश्यूज, ये सब चीजें लेके रुग्ण आते हैं। इसमें बस्ती और वंक्षण, पूरा वंक्षण देश ये पूरा, और अवयव के हिसाब से देखेंगे तो वृक्क भी एक महत्वपूर्ण है उसमें आने वाला अवयव। और हेतु हमें पता ही होंगे, मूत्री दो भक्षस्त्री सेवनाद मूत्र निग्रह। तो मूत्र व स्रोत से संबंधित वेग धारण करना या क्षीण रुग्ण में अभी घात में या मूत्र का वेग होते हुए अन्य कार्य करना यानी मूत्र वेग धारण, ऐसी अवस्थाओं में बहुत सारे व्याधि आएंगे। उसमें से मूत्र व स्रोतस में कार्यकारी अगर द्रव्य देखेंगे हम तो कुछ इस तरह है कि एक शमन के तौर पे अगर देखते हैं तो लोह, कांसी, समाक्षिक जैसी भस्म यूजफुल हो जाती है। भेदन के तौर पे अगर हमें काम करना है यानी मूत्र अश्मरी है और भेदन करवाना है तो ताम्र जैसे द्रव्य, या दूसरा एक लिखा हुआ नहीं लेकिन शंख भस्म जैसे द्रव्य भी उधर क्षारीय होने की वजह से कार्यकारी होता है। रसायन कार्य चाहिए तो सुवर्ण रौप्य हमेशा आते हैं, लेकिन एक नाग ये एक अच्छा द्रव्य है जो ग्रंथोक्त बहुत सारे मूत्र व स्रोतस के कल्पों में दिखाई देता है कि नाग ये मूत्र व स्रोतस के लिए रसायन है। और ऑफकोर्स प्री रिक्विजिट ये है कि नाग भस्म अच्छा होना चाहिए, लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग अपोजिट ये दिख सकते हैं हम कि बहुत सारे लोग नाग मूत्र व स्रोतस के बारे में सोचेंगे नहीं क्योंकि हेवी मेटल है और किडनी मैक्सिमम बड़ा टारगेट होगा कि किडनी फेल्योर हो सकता है। तो एक तरफ आज के इशू है और दूसरी तरफ ग्रंथ कहते हैं कि नाग ये मूत्र व स्रोतस के रिलेटेड बहुत अच्छा रसायन कहते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे कल्प है जो मूत्र व स्रोतस संबंधी व्याधियों में है जिसमें नाग प्राधान्य से यूज हुआ है। तो अच्छा बनना ये अलग बात है, जरूरी है, लेकिन नाग को डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली अच्छा बना है तो वो एक अच्छा द्रव्य हो सकता है ऐसी अवस्थाओं में। इसलिए आप देखोगे मूत्र व स्रोत तो संबंधी आने वाले व्याधियों में से एक प्रमेह जैसी व्याधि जिसमें नाग बहुत बड़ी मात्रा में वसंत को उषुमाकर से लेके हर एक व्याधि में हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ वैक्रांत है और वंग भी है जो रसायन है मूत्र व स्रोतस के रिलेटेड रसायन है। योगवाही है और गामित्व भी जो दिखाता है मूत्र व स्रोतस संबंधी वो है शिलाजतु। यह एक अलग पेक्युलियर द्रव्य है जो मूत्र व स्रोतस संबंधी यूज होगा। मेनली मेद, मूत्र और शुक्र इन स्रोतों पे जो कार्य करेगा, जो कुछ हद तक भेदन भी दिखा सकता है, अपतर्पण भी करवा सकता है, फिर भी योगवाही है जिस जो संयोग है उसके हिसाब से काम करेगा और जिसका मूत्र व स्रोत की तरफ ज्यादा गामित्व है, ऐसे शिलाजतु ये द्रव्य है। और पाचन करने के लिए गंधक जैसे बहुत अच्छा द्रव्य है। और गंधक में से भी एक विशेष प्रयोग आता है कि कदली कंदस शोधित गंधक जो मेनली मूत्र व स्रोतसगामी होता है, ऐसे सोमनाथ रस नाम के रस में हमें देखने को मिलता है। तो मूत्रगामी अगर हमें चाहिए तो उस हिसाब से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, एक ही इधर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तो हमें एक तो मूत्र और स्रोतस रिलेटेड जैसे इधर हमने
लिखा नहीं है, लेकिन अभ्रक जैसे द्रव्य का भी इस्तेमाल ग्रंथ में देखा ही देखा है। जैसे अभ्रक और क्षाराष्टक, यानी संयोग का इंपॉर्टेंस देखिए कि क्षाराष्टक के साथ अगर अभ्रक का इस्तेमाल होता है तो वो अभ्रक भस्म भी मूत्राघात, अश्मरी, मूत्रकुक्ष ऐसे अवस्थाओं में काम में आ सकता है। जो हमने ताम्र का भेदन इधर कहा हुआ है वो मूत्राश्मरी में जब शूल होता है तो ताम्र के प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे सॉरी नाम भूल रहा हूं मैं, त्रैलोक्य सुंदर ऐसे कुछ शायद नाम है, जो मूत्राश्मरी संबंधी शूल में बहुत अच्छा कार्यकारी कल्प होता है। तो ताम्र कल्प ताम्र मूत्राश्मरी के शूल में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक याद रखना होता है कि ताम्र का जीर्ण इस्तेमाल, बहुत दिनों के लिए इस्तेमाल मूत्राश्मरी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताम्र ये खुद अच्छा अगर नहीं बना है तो मूत्राश्मरी को बढ़ा सकता है। तो इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट जैसे करने के लिए मूत्राश्मरी में ताम्र का इस्तेमाल हो सकता है। लोह और शिलाजतु, जो शिलाजतु हमने गामित्व कहा था, रसतरंगिणी में एक योग आता है लोह और शिलाजतु, ये अगर कुशक काश के क्वात के साथ या तृण पंचमूल के क्वात के साथ अगर हम देते हैं तो दारुण मूत्रकुक्ष में भी अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। वैसे ही लोह, गोक्षुर और एला, ये संयोग मूत्रकुक्ष में बहुत अच्छा कार्यकारी होता है। तो इस तरह से मूत्र व स्रोतस में अलग अलग भस्म कार्यकारी होंगे। गंधक जैसे हमने कहा, अगर सामता बहुत ज्यादा है और पचन की जरूरत है, मूत्र व स्रोतस पे कार्यकारी कल्प चाहिए, तो गंधक अकेला या गंधक रसायन जैसे कल्पों का भी हम चयन कर सकते हैं। अगला जो स्रोतस है वो रस, रक्त व स्रोतस। तो रस और रक्त व स्रोतस के कॉमनली आने वाले जैसे अरुचि, ज्वर से लेके कुष्ठ, पांडु, कामला, रक्तपित्त, कोठ, प्रदर, कुष्ठ, गुदयामुख के पाक, अकाल वलिपलित इत्यादि जो लक्षण है या व्याधियां है, इनमें कार्यकारी ऐसे कल्प हमने देखने पड़ते हैं। हृदय, दशधमनी, यकृतलीहा, ये सब उसके स्थान और आगे आए हुए सभी हेतु, ये तो हमें पता है, मेनली विधाई, अन्नपान इत्यादि का सेवन करना, अति गुरु, अति स्निग्ध उष्ण द्रव्यों का सेवन, या गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अतिमात्र सेवन करना। तो रस, रक्त व स्रोतस पे कार्यकारी द्रव्य देखने जाते हैं तो प्रसादन करने वाले कुछ, रक्त के बारे में जब हम सोचेंगे तो एक अलग कर्म आता है रक्त का प्रसादन करना, तो वो करने वाले है लोह है, माक्षिक है, गैरिक है या मंडूर है। जब रक्त से संबंधी पचन की जरूरत है तो कासिस, हरताल, गंधक जैसे द्रव्य है। शोधन करना है हमें रस रक्त में से, ताम्र जैसे द्रव्य है। स्तंभन करना है तो गैरिक जैसे द्रव्य है। टिपिकल सिर्फ रसायन चाहिए तो वैक्रांत, लोह या माक्षिक है, और सुवर्ण और रौप्य जैसे द्रव्य भी है। तो इसमें थोड़ा सा और अच्छा विवेच्य हम देख सकते हैं कि भस्म जो है रक्त व स्रोतस और के संबंधी में, तो प्रसादन ही कर सकते हैं ऐसे अगर सोचने जाएंगे तो भी इतने ऑप्शंस है। लोह है, मंडू माक्षिक है, मंडूर है, कासिस है और गैरिक है। दिखने में भी देखेंगे हम रक्त जैसे दिखने वाले, रक्त वर्ण के होते हैं जो शरीर में समान गुणात्मक रक्त पे पोषण का रक्त के काम करते हैं। सब में आयन कंटेंट्स है जो मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से सोचेंगे तो भी, लेकिन व्यवच्छेदकत्व है कि जैसे कि पित्त कफज अवस्था में लोह ज्यादा कार्यकारी होता है, तिक्त रसात्मक द्रव्य है इसलिए रक्त में से पाचन करने के लिए भी उपयुक्त होता है, और यकृत प्लीहागामी होता है, रक्त क्षयज अवस्था है या शोथ युक्त अवस्था है, तो ऐसे इसमें लोह ज्यादा इस्तेमाल होता है। उल्टा माक्षिक भस्म देखेंगे तो पित्त वातज अवस्थाओं पे ज्यादा कार्यकारी है, मधुर द्रव्य है, जबकि लोह आयन कंटेंट दोनों में है, लेकिन लोह तिक्त रसात्मक द्रव्य कहा हुआ है, इसे मधुर रसात्मक कहा हुआ है। रस रक्तगामी ज्यादा होता है, जबकि लोह रक्त मांस पे ज्यादा कार्यकारी है, और रक्त क्षयज, ओज क्षय जैसे अवस्थाओं में है तो माक्षिक ज्यादा इस्तेमाल होगा। मंडूर ये कषाय रस का है, उल्टा लोह से ही बनता है, लो आयन रस से ही बनता है, लेकिन तिक्त नहीं है, कषाय रस का है, इसलिए स्तंभन जैसे कार्य भी कर सकता है, प्रसादन, वर्ण प्रसादन जैसे कार्य भी करा सकता है। मृदु द्रव्य है, लोह इतना तीक्ष्ण नहीं है, मृदु है, इसलिए सुकुमार रुग्ण में हम लोह नहीं इस्तेमाल कर पाते लेकिन मंडूर कर पाते हैं,
और मृत भक्षण जैसे हेतु से आने वाले अवस्थाओं में भी कार्यकारी होता है, रक्त क्षय से आने वाली अवस्थाओं में भी कार्यकारी होता है। कासिस सबसे अलग है इन सब से, क्योंकि कासिस रक्त व स्रोतस पे तो जाने वाला है, लेकिन सामता का पचन करता है। तो साम रक्त है तो पाचन करने में कासिस मदद करेगा, विषग्न भी होगा और रक्त और केश जैसे सॉरी केश पे भी अच्छा कार्यकारी होगा। गैरिक जो है इनसे थोड़ा अलग, एक तो पित्त कफग्न है, कषाय है प्राधान्य से, और एक्चुअली कषायता होने की वजह से और शीत होने की वजह से रक्त स्तंभन करता है, बहुत अच्छा रक्त प्रसादन करता है, रक्तज शूल पे अच्छा कार्य करता है। तो गैरिक का कल्प कामदुदा जैसे भी इस्तेमाल में आ सकता है, लेकिन गैरिक अगर आप बाहर से लेप भी करते हो तो रक्तज शूल में बहुत अच्छा कार्यकारी कार्यकल्प है। इसका एक बहुत अच्छी ओपीडी लेवल पे कह सकते हैं, ऐसी एक एग्जाम्पल थी मेरे खुद के फैमिली में आई हुई कि कैंसर के रुग्ण, प्रोस्टेटिक कैंसर जिनमें मेटास्टेसिस पूरे शरीर में फैल गया है, जिसमें लिवर में मेट्स आ चुके हैं, लंग्स में आ चुके हैं, सर्वाइकल नोड्स पॉजिटिव हो चुके हैं, बोन्स में जा चुका है, और उनमें यकृत की जगह पे शूल चालू हुआ अचानक एक रात में, प्रिकिंग पेन था बहुत ज्यादा। और ऐसे शूल जिसमें लगेगा हमें कि बहुत कुछ बड़े कल्प इस्तेमाल करने पड़ेंगे या मॉडर्न पेन किलर्स वगैरह ही देने पड़ेंगे, उसमें अकेले गैरिक का सिर्फ लेप करने से शूल का शमन हो चुका था। फिर से 1-2 घंटे बाद फिर से शूल हुआ, फिर से गैरिक का लेप करने के बाद पूरा का पूरा शूल का शमन सिर्फ गैरिक से हो चुका था। तो एक बहुत अच्छा कार्यकारी कल्प है। या मेरे गुरुजी वैद्य अनिल पानसे सर ने एक योग बताया था जिसमें गैरिक और कांक्षी यानी एलम, इसका लेप आप करते हो तो रक्त शूल कम होते हैं। मेनली एपेंडिसाइटिस जैसे जो व्याधियों में रक्त दुष्टि और उसके साथ आने वाला शूल होता है, इसमें गैरिक और कांक्षी ये सिर्फ लेप करने से भी बहुत अच्छा शूल शमन हमें दिखाई देता है। कुछ केसेस देखेंगे इस विवेचन के बारे में। स्त्री रुग्णा 24 ईयर्स की, दक्षिण जानू शूल था उसे, उभयपाद देश में कोठ उत्पत्ति हो गई थी 1 साल से, और ऑन एंड ऑफ रहती थी, कभी आती है कभी जाती है हेतु सेवन की वजह से। दक्षिण कक्षा देश में भी ग्रंथि थी, वो भी 1 साल से थी। दक्षिण स्तन में भी ग्रंथि जैसे लंप लग रहा था, लेकिन वो 4 दिन में ही पक्व हो गया और उसमें से पूय जैसे स्राव आके वो बैठ गया था। उरोदाह होता था, आधमान होता था, मलकाभिसंग था, केश दारुणक और दारुणक के बाद पालित्य होने लगा। आर्तव की हिस्ट्री देखी तो आर्तव का इतिहास में ओवेरियन सिस्ट ऑलरेडी रिमूवल हो चुका था और ग्रंथिभूत आर्तव स्राव अभी चालू था। व्याधि इतिहास लेने के बाद पता चला पहले विसर्प, मसूरिका, टाइफाइड ऐसे बाल्यावस्था से कुछ ना कुछ व्याधि हो चुकी है। और हेतु चिंतनम चाति चिंतन था ही, अत्यधिक चाह का पान करना, तो टी से ज्यादा लेते थे, किलाट पनीर जैसी चीजें ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा यानी ऑलमोस्ट डेली, और दधी का भी प्रभुत्व सेवन, ऐसे हेतु थे। तो अभिसंधि लीनत्व क्रिएट करेंगे, संतर्पण बहुत करेंगे, ऐसे हेतु भी चालू थे। मानस दुष्टि भी करेंगे, ऐसे चिंतनम चति चिंतन, या रस दुष्टि होगी, ऐसे हेतु थे। तो रस और रस के उपधातु की दुष्टि हो ही रही थी। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो मेनली ग्रंथिभूत दुष्टि ज्यादा दिख रही थी, यानी कक्षा में भी ग्रंथि आ गई है, स्तन में भी आ चुकी थी, सिस्ट भी हो चुके थे ओवेरियन, आर्तव भी ग्रंथिभूत होने लगा। तो ग्रंथिभूत और कोठ जैसे व्याधि भी है। तो ओवरऑल ऐसे दिखाते हैं दोष जो रक्त दुष्टि भी कर रहे हैं, रस से रक्त दुष्टि हो चुकी है और उससे अभी दुष्टि स्थिर होने लगी है, जिसकी वजह से कोठ, ग्रंथि इत्यादि उत्पत्ति हो रही है। बहुदोषात्मक अवस्था है और स्थिर दोष हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें वरुणादि क्वाथ जो भेदन करेगा, ऐसे वरुणादि क्वाथ का चयन किया था 3 टीस्पून। और जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो भी वरुण उसमें है, उसके साथ भृंगराज, शतावरी, हरिद्रा, रक्तपाचक, माक्षिक, लोह और गोदंती, ये द्रव्य है। और अविपत्तिकर 3 टीस्पून रात को दिए हुए थे। और 1 मास में ऑलमोस्ट ये सभी लक्षण, सभी के सभी लक्षण उपशय हो गया था
और ये रुग्ण आज तक कंटिन्यू है, ऑलमोस्ट 3 साल हुए। ऑफ कोर्स उस व्याधि के लिए नहीं, ऑन एंड ऑफ कभी कुछ हो जाता है, ज्वर है या अन्य कुछ प्रतिशय हो जाता है कभी, तो ये रुग्ण आते रहते हैं। ये इनकी पूरी फैमिली अभी आती है, यानी ऑलमोस्ट उनका फैमिली फिजिशियन जैसे मैं हो चुका हूँ। लेकिन ये सभी लक्षण 1 मास में चले गए हैं और बहुत कुछ बड़े कल्प इस्तेमाल नहीं किए हैं, ये कॉम्बिनेशन की वजह से। अभी इसमें ग्रंथि है फिर भी ताम्र जैसे चयन नहीं किया हुआ, क्योंकि ये जो ग्रंथि है ये टिपिकल मेद मांस प्राधान्य जिसमें ग्रंथि में आ चुका है, ऐसी ग्रंथि नहीं है। लेखन करवाना जरूरी है ऐसे। ये ग्रंथियां हो रही थी क्योंकि रक्त दुष्टि हो चुकी है और दोष स्थिर हो रहे हैं और बहुदोषात्मक अवस्था है, इसलिए मल्टीपल साइट्स पे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वरूप में ये ग्रंथिभूत तत्व है। तो इसलिए रक्त धातु पे जाने वाले ऐसे लोह माक्षिक जैसे द्रव्यों का चयन और उसे वरुणाधिक्वात और वरुण साक्षात चूर्ण और रक्तपाचक ऐसे रक्तगामी दोषहर ऐसी संयोग उसके साथ किया है, तो उसके वजह से ये पूरे की पूरी चिकित्सा हो चुकी है। ऐसे ही अलग एक केस देखने जाएंगे तो 41 ईयर्स के पुरुष रुग्ण है, उसमें गुदशूल, सर्वांग कंडू और उदर्द उत्पत्ति यानी कोठ जैसे ही शरीर पे 5 दिन से आने लगे थे। पाद अंगुष्ठ शोथ भी था, हिस्ट्री थी, यानी 2-3 बार हो चुका था पाद के अंगुष्ठ का शोथ। हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी, पित्तज अश्मरी यानी पित्ताशय की अश्मरी की हिस्ट्री थी। प्रवात आत्म सेवन आदि हेतु थे, दधि सेवन प्राभूत हेतु था और मल की कृतेपिक अकृत संज्ञा रहती थी और नख कपिल हो चुके थे। तो ओवरऑल देखेंगे तो गुदशूल, सर्वांग कंडू, उदर्द उत्पत्ति, फिर से ऐसे और मल भी कृत यानी मलावरोध और उसके वजह से उदावृत और दोष दृष्टि हो रही है, ऐसी संप्राप्ति दिखने लगी थी। तो इसमें अमृता जो रक्त की दुष्टि होने लगी है, जो रक्त में दोष स्थिर होने लगे, इसलिए अमृता जो रक्त में से अवरोध दूर करने लगती है। गंधक रसायन, कामदुधा, विषित इंदुकवटी, सुवर्ण माक्षिक भस्म और हरितकी जो मल्ल संघों को दूर करेगी, ऐसे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और गंधर्व हरितकी रात को, ये 15 दिन में इसका पूरा का पूरा उपशय हो गया। तो रक्त में दुष्टि जाने लगी है, ये कैसे पता चल रहा है? गुदकंडू या सर्वांग कंडू से नहीं, ऑफकोर्स पाद अंगुष्ठ शोथ की हिस्ट्री बार बार आ रही है, जो हिस्ट्री वात रक्त की तरफ संप्राप्ति जाने वाली है और दधि जैसे हेतु भी है, इसलिए वात रक्त की तरफ संप्राप्ति जाएगी, ये दिखा रही है। तो वो अभी ही प्रिवेंट करने के लिए गंधक रसायन, सुवर्ण माक्षिक जैसे रक्तगामी और अमृता जैसे रक्तगामी द्रव्य का चयन किया हुआ है। और सर्वांग कंडू या उदर्द, ये जो लक्षण आ रहे हैं रक्त दुष्टि के ही है, ये भी वो सुवर्ण माक्षिक ये बहुत अच्छा कार्यकारी द्रव्य है। उदर्द या सर्वांग कंडू संबंधी जब रक्त दुष्टि ऐसे तरफ की शीत पित्त या उदर्द स्वरूप में होती है, तो अकेला सुवर्ण माक्षिक या शीत पित्त प्रशमन करने वाला एक योग सुच्छेखर, सुवर्ण माक्षिक और करचूर या कुष्ठ, ऐसे भी योग इस्तेमाल में आता है शीत पित्त प्रभंजन नाम से। तो ऐसे विकल्प भी बहुत अच्छा कार्यकारी होता है। रक्तवाह से संबंधी जरा ज्यादा केसेस जिसमें रक्त दुष्टि शुरुआत की ही दोष होने, धातु होने की वजह से ज्यादा मेजर दिखती है, ऐसे इसलिए केसेस भी आते ज्यादा है। और ऑफकोर्स एक ही स्रोत तो कभी दुष्ट नहीं होता, मिक्स होते हैं वर्जन, तो इधर ज्यादा से ज्यादा केसेस लिए हुए हैं। स्त्री रुग्ण है 59 ईयर्स की, जो सर्वांग देश में कोठ उत्पत्ति जैसे पहले पेशेंट में थी, लेकिन एक ही दिन हुआ है ऐसे दिखा रही है वो, पूरे शरीर पे कोठ उत्पत्ति, उसमें कंडू भी है। शीत संस्पर्शत वृद्धि हो रही है, इसलिए उसका जो निदान है वो उदर्द हो जाता है ऐसे कोट का, क्योंकि शीत संस्पर्श से कफज ज्यादा है वो, कटु सेवन से लेकिन वृद्धि हो रही है। तो उदर्द जैसे लक्षण है, लेकिन कटु सेवन से उपशय आना चाहिए, वो नहीं हो रहा, कटु सेवन से वृद्धि हो रही है। छर्दी की हिस्ट्री है, जो अम्ल पित्त जो ज्यादा होती थी, और बाकी मेजर व्याधि इलनेस नहीं। तो एक ही दिन है ओपीडी लेवल पे आई हुई रुग्ण, उसमें जैसे अभी कहा माक्षिक भस्म, उसके साथ रसांजन, वाकेरी लोह, यष्टि, सारिवा और करचूर, ये पूरा संयोग उसके और लेपन के लिए तेल, ऐसे देने के बाद
ये विदिन 2 डेज 90% पूरी क्योर हो चुकी थी। बचे हुए पूरे 15 दिन के चिकित्सा से पूरी की पूरी ठीक हो गई। तो एक माक्षिक ये एक ऐसे द्रव्य है जो इसमें भी यूज हुआ है, जो ऐसे अवस्थाओं में रक्तगत बहुत अच्छा कार्यकारी होता है। उसे लोह का भी संयोग किया हुआ है, वाकेरी लोह जो कहा हुआ है। ऐसे ही और एक रुग्ण देखेंगे तो पुरुष रुग्ण है, 26 ईयर्स का है। अग्निमांद्य, पीताभ नेत्रता, दौर्बल्य दिखा रहा है, छर्दी की इतिहास है और मल कृष्णवर्णी हो रहे हैं, मूत्र हरिद्राभ थे, नेत्र भी हरि पीत वर्ण के हैं। तो ओवरऑल देख के ही पता चल रहा था कामला का रुग्ण है। छर्दी, मेजर छर्दी अतिसार भी था इसमें, बहुत ज्यादा बलहानि हो चुकी थी। और हेतु ढूंढने के बाद पता चला दुष्ट मांस का सेवन हुआ था। सभी दोस्त मिलके खाया था एक जगह पे चिकन, और सभी के सभी सेम लक्षण लेके बीमार हो चुके थे। इसमें से एक ये मेरे पास चिकित्सा के लिए आया था गांव में। तो इन्वेस्टिगेशन में बिलीरुबिन ऑलमोस्ट 10.48 हो चुका था और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड है, ऐसे यूएसजी में आया था। तो इसमें परपटाग्यरिष्ट नाम का परपटक का एक कल्प है, अरिष्ट। तो वो 2-2 टीस्पून 2 बार यूज हुआ है। और इंद्रयव, सारिवा, मंडूर, सोमनाथी ताम्रभस्म, किरात, गुडुची और लघुच ऐसे कॉम्बिनेशन। दुष्ट मांस का जो सेवन हुआ है उस मांस का भी पचन करवा सकता है। और उसी के साथ यकृत और पित्त पे और पचन पे कार्यकारी ऐसे इंद्रयव, सारिवा, किरात, गुडुची ऐसे द्रव्यों का इस्तेमाल किया हुआ है। इससे भी 1 मास में पूरे तरह से उपशय मिल गया। और बिलीरुबिन जो था वो भी ऑलमोस्ट शुरुआत में 4 तक आ गया और बाद में और ठीक हो चुका था। अभी ये 1 मास में 15 दिन में ये बता रहा है। अभी मैंने इसके साथ ज्यादा रिपोर्ट्स वगैरह प्रूफ तो नहीं रखे हुए, तो अभी तो एटलीस्ट बता रहा हूँ, इसलिए आपको मानना पड़ेगा या बाद में हम दे सकते हैं प्रूफ्स भी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये 15 दिन 1 महीने में वगैरह रिजल्ट्स जो हम बता रहे हैं, यही खासियत है भस्म कल्पना की। भस्म कल्पना अकेली यूज करना शायद हमेशा पॉसिबल होगा ऐसे नहीं, एक ही भस्म अनुपन के साथ बहुत सारे संयोग में आएगा। तो कंफ्यूजन लग सकता है कि हर हर जगह पे तो संयोग बदल रहे हैं। तो ये तो क्लिनिकल जजमेंट है उस पेशेंट के हिसाब से क्या यूज करना है, बाकी चूर्ण वगैरह आपके ज्ञान के हिसाब से। लेकिन जब हम उसे भस्म की सहाय देते हैं उन्हीं चूर्ण को, वनस्पतियों को, तो ये भस्म सभी के सभी ऑलमोस्ट योगवाही रहते हैं, उन वनस्पतियों का भी बल बढ़ाते हैं। और भस्म के वजह से अल्प मात्रा में विपुल गुण दिखने लगते हैं, ये जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया। इसकी वजह से 15 दिन में 1 महीने में भी पूरी चिकित्सा हो जाती है। कामला का रुग्ण 10.48 बिलीरुबिन वाला भी नॉर्मल हो रहा है विद इन 1 मंथ। उसके लिए ये चिकित्सा कारणीभूत हो रही है भस्म का संयोग होने की वजह से। लास्ट केस है एक रक्तव स्रोत मिक्स है जिसमें ऐसे स्त्री रुग्ण है, 15 वर्ष ही एज है। अनार्तव था इसमें, क्योंकि आर्तव चालू हुआ 13 साल में, तब से लेके 15 साल तक 2 ही बार आर्तव स्राव हुआ था। और स्थौल्य था इस रुग्ण में। ऑफकोर्स पीसीओडी की केस हो सकती है, यूएसजी एडवाइस करने के बाद पीसीओडी थे इसमें। हेतु पनिकाशन यानी बाहर का खाना था, स्नैक्स वगैरह, और दीवा स्वॉप भी था। तो ये ऑफकोर्स जो केस ट्रीट हुई है ये स्त्री रोग की है। और मेरी पत्नी जो है वैद्यापूर्वा, उन्होंने हैंडल की हुई थी और मिलके उसकी चिकित्सा कुछ डिसाइड की थी हमने। तो वचाहरिद्रादि गण की 3-3 टैबलेट्स 2 बार, और उसमें चंद्रप्रभा, काशीस, मंडूर, पद्म, कष्ट, प्रवाह, लघुमालिनी वसंत और रसांजन ऐसे कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। और अभी पित्तिकर चूर्ण विडंगाष्ट के साथ रात को लेने के लिए। तो ये मूल्य था दृष्टि की वजह से जो हमने कहा था रक्तज सामता, रक्तज सामता को दूर करता है। और मेनली काशिश या आर्तव प्रवर्तक ऐसे एक भस्म है, तो आर्तव प्रवर्तन का भी कार्य करता है।
रक्तज सामता को दूर करके ग्रंथि पे भी कार्य करेगा और चंद्रप्रभा खुद ग्रंथिभूत दुष्टियों पे काम करेगी जो पीसीओडी जैसे अवस्था आ रही है। और काशिश मंडूर पद्मकाष्ठ ये एक योग है ग्रंथों यानी वृद्ध वैद्य परंपरा में आने वाला जो ऐसी अवस्थाओं में कार्य करता है। तो इन पूरी अवस्था की वजह से और रसांजन जैसे द्रव्य जो स्थौल्य की चिकित्सा में आया है उसके अगले 3 महीने में फिर से बाद में 2 रेगुलर आर्तव स्राव आ चुके थे, यानी पहले 2 साल में 2 ही बार आया है और आगे के 3 महीने की चिकित्सा में ही फिर से नॉर्मली 2 आर्तव स्राव आने लगे। कोई भी मॉडर्न ट्रीटमेंट इसके साथ नहीं, सिर्फ आयुर्वेदीय चिकित्सा से। तो ये भस्म का बल है कि काशिश जैसे भस्म और संयोग के साथ आप जब देते हो चंद्रप्रभा जैसे योग के साथ, ऑफकोर्स वचा हरिद्रादिगण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस चिकित्सा में, लेकिन संयोग के साथ जब भस्म देते हो तो इतनी अल्प काल में आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आगे अगर देखेंगे हम तो अगला स्रोतस है माउस मेदोवह स्रोतस। तो अर्बुद गलगंड गलगंड गलशोथ उती माउस स्थौल्य मेह पूर्व रूप जैसे लक्षण आते हैं इस स्रोतसों में। स्नायुत्वक वपावहन ये सब उसके मेन अवयव उत्पत्ति स्थान है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हेतु होते हैं वो अभिसंधि भोज्य होते हैं, जैसे दधि सेवन बहुत ज्यादा आजकल लोग करते हैं, बहुत हेतुभूत मिलता है। स्थूल गुरु ऐसे द्रव्यों का सेवन मांस की दृष्टि के लिए या व्यायाम दिवा स्वप्न इत्यादि मेदोह दृष्टि के लिए कारणीभूत हो जाते हैं। तो मांस के रिलेटेड हम जब सोचेंगे तो लोह ये शमन करने वाला एक मांस वह स्रोतस पे कार्यकारी द्रव्य है। जब हमें मांस मेदोह में लेखन चाहिए तो ताम्रीय सबसे अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस है। शिलाजतु भी दूसरा एक ड्रग ऑफ चॉइस है। ब्रूहण जब करना है मांस या मेद का तब वंग या नाग जैसे द्रव्य बहुत अच्छे कार्यकारी होते हैं। रसायन हमें चाहिए तो ऑफकोर्स सुवर्ण रोग पे हर एक ऑलमोस्ट स्रोतस में आते ही है, और उसी के साथ रसायन लेखन भेदन पूरा का पूरा ऐसे ड्रास्टिक हमें रिजल्ट्स एक ही टाइम पे लेने हैं कि रसायन भी होना चाहिए लेखन भी होना चाहिए। जो मांसों में दो में कुछ ग्रंथि संघ वगैरह है तो भेदन भी होना चाहिए, लेकिन शरीर पे ब्रूहण का कार्य भी होना चाहिए। मांस का ब्रूहण होके शरीर पे ब्रूहण होना चाहिए, यानी अगर रुग्ण क्रुश हो गया दुर्बल हो गया तो वो बल भी अच्छा होना चाहिए। तो हीरक भस्म ये बहुत अच्छा कार्यकारी द्रव्य है और इसमें आने वाले अर्बुद जैसे या आजकल कैंसर के जो बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बलम आवश्यक होता है लेकिन ग्रंथि भी होती है, तो हीरक जैसे एक बहुत अच्छा द्रव्य है। इसकी एक केस अगर हम देखेंगे तो एक पुरुष रुग्ण है, ये केस पेपर का डायरेक्टली फोटो डाला, बहुत सारी चीजें थी उनमें। तो आधमान विबंध है, मल 3 बार होते रहता है, उरोदाह क्वचित होता है, वेग जैसे प्रतीति लगते रहती है लेकिन वेग आता नहीं मल का। ऐसी सब लक्षण पहले थे, उसकी चिकित्सा चालू थी और उसी में उन्हें 3 वेग दिन में आने लगे हैं मल के, ऐसे लक्षण दिखाने लगे। और जब देखा तो गुद देश में एक पीटिका आई है ऐसे बता रहे थे और देखा तो भगंदरी पीटिका जैसे उसका स्वरूप था। तो ऐसी लक्षण और बहुत सारे सामता के लक्षण बाकी उसके साथ। आहार में सलवण चिवड़ा जो होता है वो, और रोज चिप्स और चिवड़ा ये रोज रात के खाने में लेते ही है, ऐसे एक हेतु अलग ही उन्होंने बताया जो बंद करवाना पड़ा। इस रुग्ण को सारस्वतारिष्ट उसी के साथ कॉम्बिनेशन में गंधक रसायन सुच्छेखर धात्री लोह माउसी माणिक्य रस और यष्टि ऐसे और त्रिफला गुगुल। तो इसमें देखेंगे तो एक धात्री लोह जैसे कल्प जो लोह का कल्प है और माणिक्य रस जो नाग से बना हुआ सिंदूर है, इसका इस्तेमाल करने के बाद ये भगंदरी पिटिका पूरी की पूरी ट्रीट हो गई ऐसे देखने को मिला है। तो एक ही भस्म प्राधान्य से इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन धात्री लोह ये एक लोह का कल्प इसमें इस्तेमाल किया है। और नाग इस धातु का डायरेक्टली यूज नहीं किया जो इधर बताया हुआ है, लेकिन नाग का सिंदूर यूज किया था जो सेफ है यूज करने के लिए। आगे का स्रोतस है अस्थि मज्जावह स्रोतस, जिसमें अस्थि भेद, अधिअस्थि, केश विकार, नख विकार, भ्रम, पर्वरुजा,
अरुषि नेत्र विकार, मस्तुलुंग विकार या अस्थि सौशीर्य जैसे बालकों में विशेष करके आने वाले विकार। तो मेद जघन अस्थि और संधि ये उसके मेन स्थान जो उत्पत्ति स्थान है। अति व्यायाम अति संक्षोभ जैसे हेतु या उत्पेश अभिषंद अभिघात प्रपीड़न ऐसे हेतु बताए हुए हैं। और अस्थि मज्जा में कार्यकारी जो है द्रव्य वो लेखन अगर हमें उस जगह पे चाहिए तो ताम्र या रौप्य जैसे द्रव्य है। और दूसरा एक द्रव्य है लास्ट में जो लिखा हुआ हीरक, जो अस्थि मज्जा गामी भी है, उधर के ग्रंथि आदि का लेखन भी करवा सकता है, लेकिन उसे स्थैर्य देने का काम, अस्थि को स्थैर्य देने का काम भी हीरक खुद करता है। हीरक खुद अस्थि से, दधीची ऋषि के अस्थि से ही उत्पत्ति बताई हुई है उसकी। उसी के साथ ताम्र और रौप्य भी बहुत अच्छा लेखन करने वाले। चमन में लोह मंडूर या माक्षिक जैसे द्रव्य है, प्रवाल है, और कुकुटांडत्वक जैसे एक अलग भस्म है। और रसायन के तौर पे सुवर्ण या नाग धातु का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा अस्थि धातु के लिए या मज्जा धातु के लिए हो जाता है। तो इसमें से जो अस्थि के लिए भेदन लेखन लेकिन अस्थि को बल देने वाला ऐसे कहा है हीरक। तो मेनली अस्थिगामी ऐसे दारुण व्याधियां जिसमें मेनली आजकल आने वाले सामने कैंसर के कंडीशंस होती है, लेकिन जिसमें मेटास्टेसिस बोन में जा चुका है, तो ऐसे अवस्थाओं में हीरक और ताम्र ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कार्यकारी होता है। मेनली हीरक अस्थिगामी को वजह से और ताम्र का उसे अगर साथ दे देते हैं तो एसएससीए जैसे अवस्थाओं में भी कार्यकारी होता है। मेनली बालकों में आने वाले अस्थि विकृति जो है, सौशीर्य हो सकता है अस्थि का, या दंतोद्भेद जैसी अवस्था है जिसकी वजह से अतिसार आदि भी है, तो उसमें प्रवाल या प्रवाल गर्भपोटली है, दोनों कल्प के स्वरूप में प्रवाल गर्भपोटली या अकेला प्रवाल ये बहुत अच्छा कार्यकारी हो जाता है। या ऐसी अवस्थाओं में कुकुटांडत्वक भस्म बहुत अच्छा कार्य करता है। बड़ी व्यक्ति में भी जिधर अस्थि सौशीर्य आने लगा है, संधिगत जैसे अवस्था है, उसके साथ अस्थिशूल है, संधिशूल है, तो उसमें कुकुटांडत्वक भस्म कॉम्बिनेशन में जैसे कि अश्वगंधा या वातगजांकुश जैसे कल्पों के साथ अगर कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाए तो कुकुटांडत्वक भस्म भी एक बहुत अच्छा कार्यकारी कल्प बन जाता है या संयोग बन जाता है। आगे का जो योग है वो है शुक्र व स्रोतस, शुक्र व स्रोतस, जिसमें क्लैब्य, वंध्यत्व, शुक्र विकार, योनि विकार, गर्भपात, चित्त विभ्रम जैसे व्याधियां जो शुक्र और ओज से संबंधित है वो आ जाती है। वृषण सेफ ये मेनली जगह है। योनि गमन या शुक्र निग्रह, अति मैथुन, शस्त्र क्षार अग्निकर्म ऐसे सब हेतु हो सकते हैं। उसमें से द्रव्य अगर देखने जाते हैं हम शुक्र पे कार्यकली, तो वृक्ष, ब्रूहण, रसायन, शामन, इन सब तौर पे नाग और वंग बहुत अच्छे द्रव्य है इस स्रोत से रिलेटेड। दोनों अच्छे द्रव्य है जो शुक्र का स्तंभन भी दोनों करते हैं। वंग तो शुक्र का वर्धन भी करने में मदद करता है। रसायन और शोधन के तौर पे अगर देखेंगे शुक्र व स्रोतस के लिए तो शिलाजतु बहुत अच्छा द्रव्य है। सिर्फ रसायन के तौर पे सुवर्ण, हीरक, वैक्रांत का इस्तेमाल भी हो सकता है। शमन के तौर पे अभ्रक का भी इस्तेमाल होता है और लेखन के तौर पे ताम्र का इस्तेमाल हो सकता है। इधर एक ही केस दी हुई है जो वृक्ष योग नाम से खुद के प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, जो वैक्रांत भस्म का विशेष करके, और वंग का सुवर्णराज वंगेश्वर ऐसे कॉम्बिनेशन है, जिसके साथ शशांक योग, सुवर्ण सिंदूर, महालक्ष्मी विलास ये पूरा संयोग देते हैं। एक रुग्ण में इधर देख सकते हैं 20 मिलियन से लेके 60 मिलियन इतना विद इन 2 मंथ्स स्पर्म काउंट भी इसके वजह से बढ़ा है। तो एक शुक्र व स्रोतस पे वंग ये बहुत अच्छा द्रव्य जो वर्धन करता है, और उसके साथ अगर संयोग में स्तंभन करने वाले द्रव्य होंगे तो शुक्र का स्तंभन भी बहुत अच्छा करता है। इन्हीं के साथ वैक्रांत ये एक बहुत अच्छा वर्धक हो जाता है। इंटरेस्टिंगली अभ्रक जानबूझ के रखा था, जो सोचते नहीं हम, लेकिन वंध्यत्व से संबंधित जो जितने ग्रंथ में कल्प आए हैं उसमें मैक्सिमम कल्प ये नाग और वंग के हैं। यानी स्टैटिस्टिक भी देखने जाएंगे, हर एक साइड के लिए स्टैटिस्टिक भी निकाल के रखा हुआ था, जो बताते नहीं बैठे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन नाग वंग के साइमल्टेनियसली 34 और 23 कल्प है। उसके नीचे अभ्रक के 18 कल्प हमें मिलते हैं जो वंध्यत्व के रिलेटेड है। तो शमन के तौर पे और खुद वृक्ष भी है वैसे तो अभ्रक, ऐसे कार्य करने वाले एक अभ्रक भी सोचना बहुत अच्छा होगा जो इधर देखने को मिलता है। इस योग में जो महालक्ष्मी विलास है
सॉरी, महालक्ष्मी गलती से लिखा हुआ है, लक्ष्मी विलास ये नारदीय लक्ष्मी विलास। तो नारदीय लक्ष्मी विलास ये अभ्रक का एक प्राधान्य से कल्प है। तो अभ्रक, वैक्रांत, वंग ऐसे जब इस्तेमाल किया हुआ है तो इसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट ड्रास्टिक 2 मंथ्स में हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसे ग्रंथों तो कुछ गाइडलाइंस और उसका हमें जो इन शॉर्ट हमने भस्म के बारे में याद रखा हुआ था उसके हिसाब से ये यूज हम देख रहे थे। वैसे ही रसतरंगिणी से कुछ योग देखने जाते हैं, जैसे अभ्रक हम बात कर रहे थे। तो अगर विजया यानी भंगा के साथ अगर अभ्रक और जातिफल ऐसे योग लेते हैं तो बहुत अच्छा शुक्र स्तंभक होता है। जसद और सुवर्णवंग ऐसे अगर एक साथ यूज करेंगे तो चित्तावसाद युक्त स्वप्न में है, यानी स्वप्न में ही शुक्र स्खलन वगैरह होना, ऐसी चीजें हो रही है। तो जसद और सुवर्णवंग एक साथ यूज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। दुष्ट शुक्र है, शुक्र की दुष्टि है, पूज्य शुक्र या मृत हो रहे हैं शुक्र वगैरह ऐसे, तो उसमें वंग और समुद्र फेन एक अलग रस द्रव्य, जो समुद्र फेन के साथ वंग देंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या वंग और शिलाजतु मधु के साथ देंगे तो हर तरह की दुष्टि, क्षीण शुक्र, अल्प शुक्र, दूषित शुक्र, वीर्य विवर्धन के लिए ऐसे यूज हो सकता है वंग और शिलाजतु। तो इसमें जो शशांक योग जो हम बनाते हैं रसहृदय में, वो एक शिलाजतु का कल्प है। शिलाजतु अ, विडंग, लोह, माक्षिक, रस सिंदूर ऐसे सब है उसमें। तो ये जो योग है ये क्षीण, अल्प, दूषित शुक्र इन सब में काम कर सकता है। वंग के साथ देने के बाद सुवर्ण राजवंगेश्वर जो यूज किया है इधर, वंग और जाति फल मधु के साथ देंगे तो शुक्र पुष्टि करने वाला बताया हुआ है। तो ऐसे संयोग में ये सब द्रव्य काम करते जाएंगे। सॉरी। तो ओवरऑल हमने देखा कि एक एक स्रोतस लेके और उसके कर्म के हिसाब से एक एक द्रव्य का चयन हम कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि अ, मैं खुद ये अलग तरह से थोड़ा सा पहली बार प्रेजेंट कर रहा हूँ, और अ, एक लेक्चर में ये कवर होके पूरा का पूरा ग्रास्प होना इतना ऑफ कोर्स इजी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग अध्ययन इन्वॉल्व होते रहते हैं। एक अध्ययन हमने आज इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन लोह सर्वस्व नाम का ग्रंथ है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे बता के रख सकता हूँ। लोह सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ है जिसमें लोह, अभ्रक, सुवर्ण और ताम्र इन 4 द्रव्यों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कल्प बनाए हुए हैं। उसका अध्ययन करते रहना, ओरिजिनल संहिताओं का अध्ययन हो गया या निदान का आयुर्वेदीय तरह से अध्ययन हो गया, और रसद ग्रंथों का उसके सॉरी, शायद बीच में कट हो चुका था। तो रस ग्रंथों का उसके टिकाऊ का साथ अध्ययन वगैरह ऐसे बहुत सारी चीजें ऑफ कोर्स इसमें एक साथ काम करती है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन आई होप कुछ ना कुछ इंसाइट आपको मिली होगी। इससे ही शायद हमें और आगे लेके जाना पड़ेगा, एक एक भस्म पे भी फिर से बात करनी पड़ सकती है। और ऑलरेडी अच्छे अच्छे अनुभवी वैद्यों ने एक एक भस्म पे डिस्कशन किया हुआ है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसकी उसे भी गो थ्रू कर सकते। तो ओवरऑल एक अच्छी इंसाइट आते जाएगी भस्म कल्पना के बारे में। और अगर आपकी कुछ शंकाएं है या कुछ सजेशन है तो उसके हिसाब से और ज्यादा अगली बार डिस्कशन करना पड़ा तो वो, या अभी भी जितना शंका के हिसाब से डिस्कशन हो सकता है हम करेंगे। इतना कह के मैं आज के लिए इधर ही रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सो आज का लेक्चर लेक्चर में सर ने जो स्रोतस वाइज भस्मों का उपयोग इसके बारे में बताया, वो पिछले लेक्चर से थोड़ा सा भिन्न एंगल में था। कॉम्बिनेशंस बहुत सारे सर ने बताया, बट आपको उसके की पॉइंट्स जो आप ओपीडी में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तुरंत पेशेंट को मेडिसिन देना होती है, तो वो जो की पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आप भस्म की बेसिक जानकारी रख पाएंगे हमेशा अपने दिमाग में। तो पिछले भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप रिजर्व के चैनल को चेक कर सकते हैं। और आज के जो डाउट्स हैं वो आप चैट बॉक्स में या फिर अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
तो जो चैट बॉक्स में आए हुए क्वेरीज है मैं वो पहले लूंगा। सर रौप्य भस्म पे एक प्रश्न था कि धातुगत अवस्थाओं में वो रसायन ऐसा उल्लेख आया है, बट अस्थि के लिए लेखन, तो ये दोनों कर्म वो कैसे दिखाता है? हाँ। सिर्फ बाकी धातुओं के लिए और अस्थि के लिए ऐसे नहीं है, यानी अस्थि के लिए सिर्फ लेखन नहीं है। वो हमने अ, उस स्रोतस में ज्यादा क्या कार्य दिखाता है वो एक्सप्लेन किया। एक्चुअली रौप्य का एक फलश्रुति ही परम लेखन भी है। जैसे ताम्र में भी परम लेखन है, वैसे रौप्य में भी परम लेखन है। तो लेखन करने वाला ही द्रव्य है वो, लेकिन फिर भी रसायन वही खासियत है उसकी। यानी मेरे जो रसायनशास्त्र के गुरु थे वो एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते थे इसके लिए कि ये सभी भस्म, ये स्मार्ट है खुद, कि उन्हें पता है कौन सी जगह पे क्या काम करना है। जिधर संचित हुए उधर लेखन करना है, लेकिन बाकी जगह पे हमें रसायन करना है। तो ये थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों चीज़ें शरीर में देखने को मिलती है, और शायद इसलिए आयुर्वेद ने उन्हें प्रभाव कह दिया है कि वो एक्सप्लेनेबल नहीं होते हर बार, इसलिए प्रभाव भी किया है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि लेखन होके भी रसायन है, क्योंकि अवरोध का लेखन करती है। स्रोतस में जो अवरोध क्रिएट होते हैं, उसका लेखन हो जाता है और रसायन गुण मिलते हैं, क्योंकि एक बार वो दूर हो तो अपने आप रसायन धातु का पोषण चालू हो जाएगा और रसायन के गुणधर्म, तो दोनों तरह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो सिर्फ अस्थि के लिए लेखन नहीं है, अन्य जगह भी लेखन कार्य ही करेगा। लेकिन धातु कमी जब वृद्धियां दिखने को मिलती है तब ये ज्यादा देखने को मिलता है। ओके। फिर अगला प्रश्न था कि मैक्सिमम डोसेज हम भस्म का या रसोकल्पों का क्या दे सकते हैं, या कितने दिन तक दे सकते हैं, इसके बारे में कहाँ पे हमें या पढ़ने के लिए कहाँ मिलेगा? यस, शायद आपने पहला अगर सेशन सुना है तो उसमें इस पे डिस्कशन भी हो चुका है, तो नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, सो दैट उसकी पूरी आइडिया आ जाएगी हमें। एक तो जगह पे नहीं मिलेगा, अन्य अन्य जगह पे रस ग्रंथों में ही अ, कभी ना कभी ये पढ़ने को मिलता है कि एक आध जगह पे वो दे देते हैं कि मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं कहते, लेकिन जो डोज दिया होता है वो अन्य जगह पे उतना बड़ा कभी नहीं होता, वो मैक्सिमम होता है। तो पहले सेशन में कुछ द्रव्यों के बारे में हमने वो मैक्सिमम डोज मेंशन भी किया है। जैसे अभ्रक के लिए है, या लोह के लिए मैक्सिमम 8 गुंजा तक भी जा सकता है, ऐसे डोज है। और कितने दिनों के लिए, इसका एक्चुअली उत्तर आंसर ये है कि जब तक आपको एक्सपेक्टेड व्याधि शमन ना हो जाए या अवस्था का शमन ना हो जाए। ऐसे कुछ रूल नहीं है भस्म भस्म अगर अच्छे तो महीनों के लिए भी भस्मों का भस्म रखना है, यानी हेलो। आपको हाँ सर, क्या आप देखना चाहिए बहुत। कि क्वांटिटी नहीं आ रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। इफेक्ट्स कुछ नहीं दिख रहा है तो भस्म आप जितना चाहिए व्याधि अवस्था ट्रीट होने तक कंटिन्यूअसली देते रह सकते हैं। आपकी आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही थी बीच बीच। ओके, नहीं ठीक है, मैं मेनली जो कहना चाह रहा था यही है कि पहले सेशन में ऑफकोर्स इसके आंसर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट सेशन में हमने इस टॉपिक पे इन डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। एक ही जगह पे इसका आंसर नहीं मिलेगा, ग्रंथ में अन्य अलग अलग जगह पे ये को मिलता है। मैक्सिमम एक आध जगह पे बताए जाते हैं ग्रंथ, और आप कितने भी दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आपको एक्सपेक्टेड व्याधि शमन नहीं होता। ध्यान रखना है कि अनवांटेड कुछ भस्म के इफेक्ट तो नहीं ना आ रहे। वो अनवांटेड इफेक्ट क्या है, ये तो आप हेलो। हेलो।
हाँ, सर की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है। तो ओके, लेकिन यानी कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, क्या पता। हेलो। ओके सर, डाउट्स फिलहाल तो इतने ही हैं चैट बॉक्स में। और भी किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे आप वो हमसे पूछ सकते हैं। हम वो सर तक पहुंचाने का बिल्कुल ये करेंगे। सो जो भी बचे हुए डाउट्स हैं, रेंज की वजह से सर का वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है। सो वो डाउट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल या डायरेक्टली ऋषि के पेज पे डीएम कर सकते हैं आप आपके डाउट्स इस सेशन रिलेटेड। सो वो उसका जवाब हम आपको चैट पे दे देंगे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। भस्म का शॉर्ट में और विस्तृत दोनों ही स्वरूप में आपने जानकारी दी। पहले के सत्र और ये जो दूसरा सत्र था, इनमें से मिला के बेसिक कॉन्फिडेंस इतना आना चाहिए। अगर आप एक बार में ही नहीं समझ में आएगा वो, बट दो तीन बार अगर आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो थोड़ा सा इंसाइट आपको बिल्कुल आएगा कि भस्मों का इस्तेमाल हम अपने ओपीडी में कैसे करें। सो थैंक यू फॉर सच लेक्चर सर। आगे के भस्म धन्यवाद। सीरीज आगे के भस्म सीरीज जो सत्र होंगे उसकी जानकारी हम व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम के चैनल पे आपको देते रहेंगे। सेशन में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सो आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।